अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत के ज़िक्र से। और ये वो शख्सियत है, ये थी बुनियादी तौर पर, ज़ाहिर अब इनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं हर माशरे में कि जिन्हें आप इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे देते हैं, जिन्हें आप उस माशरे के जो इंटेलेक्चुअल तरीन लोग होते हैं उनमें शामिल करते हैं। तो ये उन लोगों में शामिल थे। और वो जो भारत से मरूब शख्सियात जो होती हैं, वो जैसे मतलब भारत में ज़ाहिर है बड़े इंटेलेक्चुअल्स हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारत में अगर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स का नाम लिया जाता है आजकल, तो वो कौन से होते हैं? वो कहते हैं भाई कि गुलजार साहब देखो भाई, बड़े ज़बरदस्त मतलब लिखारी हैं, शायर हैं। और जावेद अख्तर का नाम लेते हैं, हमें भी हमारे यहाँ भी बुलाया जाता है उनको फेस्टिवल वगैरह में, फिर बाद में वो कुछ ऐसी वैसी बात कर देते हैं, फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है। लेकिन बहरहाल हर माशरे में कुछ इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। अब हमारी बात की जाए अगर आज के माशरे में, तो हम क्या बात करेंगे भाई कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उन्हीं का नाम लेंगे कि वही सबसे बड़ी शख्सियत है। मतलब तारड़ साहब का तो जिक्र करेंगे, लेकिन इनका जिक्र जो है वो साथ बराबर आज असल में जिक्र इनका करना है। बिल्कुल, तारड़ साहब का नाम इधर जरा मिसफिट है। अशफाक अहमद तारड़ साहब का तो मैं कह रहा हूँ कि अब आज की जिंदा है ना अभी, हाँ बिल्कुल, तो वो इस वजह से आज के ज़माने में वो एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर जाने जाते हैं, माशरे पर उनकी ज़ाहिर है गहरी नज़र है। लेकिन जिनका इंतकाल हो चुका तो उसमें हम कहेंगे कि जी अशफाक अहमद साहब। बिल्कुल बिल्कुल, उर्दू और पंजाबी जो है ये इनकी मेन लैंग्वेजेस थी, जिसमें कि इन्होंने अपना जो अदब है, अपनी जो सोच है, फिक्र है, वो लोगों तक पहुंचाई। और इन्हीं दो ज़बानों में हमने भी इनको ज़्यादा पढ़ा। अफसाना, ड्रामा निगार, दानिश्वर और मशहूर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी ये सारी चीज़ें इन्होंने भी की हैं और बहुत सारे और लोगों ने भी की हैं। लेकिन उन बहुत सारे लोगों का नाम शायद ही हमें कोई पता हो, शायद हम बहुत सारों को नहीं भी जानते। तो ये वो है जो उस लीग में सबसे आगे है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अशफाक अहमद साहब से बुनियादी तौर पर जो लोगों का तारुफ हुआ था वो तो उनके अफसानों के हवाले से हुआ था। और उनका पहला अफसाना था तौबा। और फिर उसके बाद मतलब तकसीम हिंद के बाद जो नए अफसाना निगार जो थे, उसमें अशफाक अहमद साहब का नाम एक बहुत मकबूल नाम था, बड़ा उनको पसंद किया जाता था। और फिर उनका एक नावल था गडरिया, वो बड़ा मशहूर नावल था और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। फिर उनकी एक शख्सियत का जो एस्पेक्ट था सूफीज़म, वो जो बाबा जो हम अक्सर जिसका जिक्र करते हैं, वो बाबा कहाँ से आता है? वो बाबा जो है वो आप अशफाक अहमद साहब की तहरीरें पढ़ें तो उसमें आपको मिलता है कि दुनिया में बहुत सारे बाबे हैं इधर उधर। वो बाबे बुनियादी तौर पर वो नेक लोग हैं जो कि उनसे मिलते रहे और उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहे। हाँ, और फिर बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है हमने भी अशफाक साहब से सीखी। और बहुत सारे जो हमारे माशरती मसाइल हैं या माशरती किसी जगह में आप ज़िंदगी है, रिश्ते हैं, इनकी सारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जहतें हैं, वो वक्त के साथ साथ खुलती हैं और वक्त के साथ साथ आपके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस को भी एड्रेस किया है अशफाक अहमद साहब ने। और इनके जो मशहूर अक़वाल ज़र्री हैं वो अक्सर इनकी बेगम के साथ आते हैं। हाँ, बानो कुद्सिया साहिबा के साथ अक्सर आते हैं कि मैंने अशफाक साहब से ये पूछा और फिर अशफाक साहब ने इसका जवाब दिया, या अशफाक साहब ने बानो कुद्सिया के बारे में या किसी की बात के बारे में कोई जुमला कहा और उसमें बानो साहिबा ने फिर ये जवाब दिया। तो ये इनका जो मकालमा है उससे ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए गिरें खुलती जाती। 22 अगस्त 1925 को फिरोजपुर में पैदा हुए थे अशफाक अहमद साहब। और दयाल सिंह कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद इटालियन उन्होंने पढ़ी, फ्रेंच पढ़ी, ये सारे ज़बानों के डिप्लोमे हासिल किए। ब्रॉडकास्टिंग की तरबियत उन्होंने न्यूयॉर्क से हासिल की। और दास्तान गो और लैलो नहार ये वो मजमूए थे, रिसाले थे जिनके वो मुदीर भी रहे। बिल्कुल। और एक मोहब्बत 100 अफसाने, उजले फूल, सफ़र मीना, फुलकारी, ये अफसानवी मजमूए हैं उनके। और रेडियो का एक मशहूर ड्रामा है तलकीन शाह, वो इन्होंने क्रिएट किया था। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए इन्होंने 80 की दिहाई में बहुत कुछ लिखा। और मनचले का सौदा, ये बहुत ही कमाल ड्रामा है, इसको आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। तोता कहानी बहुत कमाल उनका एक जो है वो ड्रामा की सीरीज़ थी। हुस्न कारकर्दगी का तमगा मिला, सितारा इम्तियाज़ मिला, हिलाल इम्तियाज़ मिला। और 2004 में 7 सितंबर को उनकी वफ़ात हुई थी। और 22 अगस्त यानी आज के दिन उनकी पैदाइश हुई। अगस्त में बड़े जो है ना इंटेलेक्चुअल लोग पैदा हुए हैं वैसे ये और हैं बहुत सारे हैं, आप इधर तो देखें नजर आएंगे आपको। नहीं तो वो तो जो पैदा हुए हैं वो तो क्या कुछ कर गए ना, तो इसने क्या किया मतलब जो पैदा कर रहा हूँ। हाँ, तो जब आप कर जाएंगे तो हम यकीनन आपको याद करेंगे। मेरे मरने के बाद आप लोग एक प्रोग्राम नाम लिखवाना है
और जब ये नहीं होंगे तो हम फिर याद करेंगे कि भाई एक शख्स था यहाँ से ही गुजरा था। हाँ। तो ये हम करेंगे, ऐसी बातें करेंगे सारी। इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन कुछ करना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा। कुछ करके मरना पड़ेगा। तो फिर मरेंगे तो फिर ये बात होगी, वरना तो ऐसे तो फिर हम कह के बस हम भी निकल ही जाएंगे यूं। सही बात है, बिल्कुल। चलिए फिर मैं 60 सेकंड न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर सोचता हूँ कि क्या करना है। देखिए 60 सेकंड न्यूज़। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस कर दी। बिल्स की फाइल सदारती चैम्बर में है, रिकॉर्ड पेश करके बेगुनाही साबित करूंगा। सदर आरिफ अलवी को सेक्रेटरी का खत। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। निगरान हुकूमत का बिजली की तकसीमकार कंपनियों की मलकियत सूबों को देने का फैसला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ आज होगा। भारतीय फ़ौज की LOC पर फायरिंग, 1 शख्स शहीद और 3 ख़वातीन ज़ख्मी। 7 बच्चों की कातिल बरतानवी नर्स को उम्र कैद की सज़ा। गेम्बिया के सदर और तमाम हुकूमती ओहदेदारों के सफ़र पर पाबंदी आयद। डेनमार्क और नीदरलैंड की तरफ से यूक्रेन को F-16 तैयारों की फराहमी, रूस बरहम। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समुद्री तूफ़ान ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। देखें भाई क्या हो गया है मामला। सदर साहब के बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और तमाम जो असेंबली के मेंबरान हैं वो भी बाहर नहीं जा सकते। गैम्बिया वालों ने ये कर दिया। हाँ। उन्होंने कहा सदर मुमलिकत साहब आप भी इधर ही बैठे और सारे जो मेंबरान हैं वो भी इधर ही बैठे, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ भी है ना वैसा, ऐसी तो हम भी ऐसी पाबंदी, बस सदर साहब पे नहीं लगी फिलहाल। बाहर जाने की तो है, सदर साहब की फिलहाल ऐसी बाहर जाने की पाबंदी नहीं है, क्योंकि खैर वो मनसब पे हैं। जब मनसब से हटेंगे तो फिर तो बहुत कुछ उन पे जो है। फिर भी बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं और ये आपको जरा कुछ नंबर्स बताते हैं, आपको भी जरा जगाते हैं। अगर अभी तक आप नींद में और गनूदगी में बैठे आंखें मल रहे हैं टीवी के आगे, क्या जगाना है कि वो भी बाहर जाएं? They are free to choose. हाँ, बिल्कुल। You are free to go to your anywhere. बिल्कुल। अच्छा पाकिस्तान में जाहिर है महंगाई है, हमने देखा कि लॉ एंड जस्टिस या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का निज़ाम उस तरह से इंसाफ की फराहमी आम आदमी के लिए उस तरह से मुमकिन नहीं है। हमेशा हम देखते हैं कि बड़ा अमीर जो है वो अरबों चुराता है, उसको छोड़ दिया जाता है। जो गरीब है उसने रोटी चुरा ली तो उसको अंदर है, वो सड़ रहा है अंदर। लेकिन खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं जो किसी को मजबूर करते हैं कि वो अपना मुल्क छोड़कर जाए, वरना उसने पूरी ज़िंदगी अपने मुल्क में बनाई है, लोगों से रिश्तेदारियाँ कायम की हैं। बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी नई जगह जाके अपनी जिंदगी शुरू दिल आपका दिल का रिश्ता होता है मुल्क से। बिल्कुल। तो अब रवां साल के जो इब्तिदाइया 7 माह हैं उनकी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें बड़े चौंका देने वाले आदादोशुमार है। लेकिन फिर पिछले आदादोशुमार अगर हम पिछले साल के देखें जिसमें 8-9 लाख लोगों का फिगर आ रहा था सामने कि वो छोड़ के चले गए, तो फिर ये बहुत ज़्यादा अचंभे की बात भी नहीं लगती। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह के दौरान 4,50,110 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये 2023 के पिछले जो गुज़िश्ता चंद माह हैं उनके हवाले से जनवरी टू जुलाई 7 जी बिल्कुल। और इनमें से 1,92,000 से ज़ायद मजदूरी करने वाले अफराद हैं। ज़ाहिर है जो हमारी लेबर क्लास है जो जाती है मजदूरी के लिए। अच्छा फिर 4,705 इंजीनियर्स हैं, 1925 डॉक्टर्स हैं और तालीम के शोबे से वाबस्ता 764 अफराद शामिल हैं। और तर्क वतन करने वालों में 12,700 से ज़ायद अफराद आला तालीमी याफ्ता हैं, जबकि 26,400 अपने अपने शोबों में महारत रखने वाले लोग हैं, जिसमें स्किल्ड वर्कर भी आएगा और अनस्किल्ड वर्कर या जो है वो भी आएंगे। अच्छा 2 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं वो सऊदी अरब और 1,21,000 मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ गामजन हुए। अच्छा तो ये वो इमिग्रेशन ममालिक में ज़्यादा वो होता है। अब देखिए अब ये जितने लोग जो पढ़े लिखे लोग या लेबर क्लास, ये लोग अगर मुल्क को छोड़ के सारे चले जाएंगे तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। जी बिल्कुल। सब चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं चल रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, महंगाई है, लाकानूनियत है, सब कुछ है। लेकिन अगर हम सब छोड़ के चले जाएंगे तो होगा क्या? अब बहुत सारे लोगों का जवाब इसमें ये होता है कि देखिए मैंने अपने हिस्से की कोशिश की, मामला सही नहीं हो रहे तो अब मैं जा रहा हूँ। ये भी बहुत सारे मतलब जब मेरी बात होती है लोगों से जो जा रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमने अपने तौर पर कोशिश कर लिया, अब हम कब तक एक रिस्क लेते रहे। ज़ाहिर है कुछ लोग इनमें वो हैं कि जिनकी आज स्किल जो है वो वैल्यूएबल है, सिग्निफिकेंट है, तो उनको वहाँ पर नौकरियाँ मिल जाएंगी। ज़रा से भी वो उम्र के हिस्से में गए कि जहाँ उनको कंपटीशन से वो बाहर निकल गए, या 5 साल 10 साल के बाद अगर वो जाएंगे तो हो सकता है कि उनको वो मौके वहाँ पर भी फराहम ना हो। तो बहुत सारे लोग ऐसी मजबूरियों में भी घिरे होते हैं। अच्छा फिर कुछ ऐसे हैं जो यहाँ बिल्कुल ही बेरोजगार बैठे हैं, उनको पता है कि भाई हमारी ये स्किल है, यहाँ पर नौकरी नहीं लग रही, या तो सिफारिश का कल्चर है या भाई ऊपर से आ गई है, नौकरी बंद हो गई है, कोई और शख्स आ गया है बगैर इंटरव्यू के उसको रख लिया गया।
तो बहुत सारे ऐसे भी हमें मिलेंगे। स्टूडेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम जब बाहर, अच्छा उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे यकीनन कि जिनका कोई बहुत ज़्यादा वो दिल का रिश्ता है, दिल का मामला नहीं होगा, वो अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचेंगे कि भाई कल को मेरे बच्चे भूखे सोए, इससे बेहतर है कि जो अपॉर्चुनिटी आज हासिल है उसको आप अवेल कर लें। तो अच्छा, लेकिन जब आप जाते हैं बाहर तो अक्सर औकात एक गड़बड़ भी होती है। वो गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जी, और इस पे बड़ा मुकदमा चल रहा है। वो क्या? बड़ा केस खुल गया, कट्टे खुल गए। डंकी वाला नहीं सिलसिला हम बता रहे हैं, ठीक है? ये ऑफिशियल वाला डंकी वाला, डंकी वो, हाँ वो डंकी वाला, जो कश्तियों में बैठ के और कंटेनर्स में, ये आपको पता है ऑफिशियली क्या हुआ है? हाँ, ये वो ऑफिशियल नंबर्स है जो कि सरकारी अदादोशुमार है, जिन्होंने वीजे अप्लाई किए होंगे, जिन्होंने टिकट्स लिए होंगे, ये वो वाले नंबर थे। ये डंकी वंकी वाला काम हम नहीं करते और ना उसको इनकरेज करेंगे। रोमन सल्तनत जब अपने उरूज पे थी ना, तो उसमें रिश्वत लेकर यानी कि गवर्नमेंट के ओहदेदार रिश्वत लेते थे और ओहदे और तमगे देने का रिवाज उस वक्त फैल गया जी। रिश्वत दो और वो तमगा इम्तियाज, तमगा जुर्रत वगैरह जो भी उस वक्त के होंगे, उनके रोमन जो तमगे थे वो मिलते थे उनको, मेडल ऑफ ऑनर्स जिनको कहा जाता है। अब इस सल्तनत के जवाल की एक वजह यही रिश्वत सितानी भी थी। बरतानिया में भी बड़ा एक ऐसा ही स्कैंडल आया है सामने, जिसमें बादशाह चार्ल्स का जो खैराती अदारा है वो मुलव्विस है। और ये स्कैंडल उस वक्त शुरू हुआ जब चार्ल्स अभी बादशाह नहीं बने थे। 2017 में एक ख़त मीडिया में आया और ख़त में शहजादा चार्ल्स से मुंसलिक इदारे ने सऊदी अरब की एक अमीर शख्सियत को लाखों पाउंड्स के बदले नाइटहुड यानी सर का जो खिताब होता है वो और बरतानवी शहरियत की पेशकश की थी कि भाई आप चंद लाख पाउंड दें हमें तो हम आपको बनाएंगे सर फलाना बिन फलाना जो भी होगा। और आपको सर का खिताब, बिल्कुल सर सैयद जिसका हमारे यहाँ मिला हुआ है, सर सैयद अहमद खान साहब को। तो उन्होंने कहा कि हम आपको शहरियत भी देंगे। अब बरतानवी पुलिस 18 माह इस मामले की तहकीकात करती रही, फिर ये तहकीकात बंद करने के रहा, छोड़ो रहने दो, अब ये तो चार्ल्स वाल्स है ना, रहने दो। तुम अच्छा, तहकीकात ही बंद हो गई? तहकीकात बंद। उसके बाद बरतानिया में शदीद तनकीद की जा रही है। फिर गुज़िश्ता बरस बादशाह चार्ल्स के एक और इदारे के खिलाफ भी तहकीकात नहीं की गई। उसमें कतर के वज़ीर आज़म से 3 मिलियन पाउंड लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। तो ये बेसिकली ये धंधे हो रहे थे कि आपको नेशनैलिटी दे देते हैं वो पैसे वैसे लेकर। तो चार्ल्स ने कहा होगा ना, चार्ल्स ने कहा होगा कि भाई मैं थोड़ी था उस वक्त किंग, मेरी माँ थी। तो किंग का मसला नहीं है, बात ये कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये गड़बड़ कर रहे थे तुम चूंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तुम्हारी अम्मी जो है वो, लेकिन वो यही कहती है, वो क्वीन है, वो यही कहता, अगर पाकिस्तान में होता वो यही यकीनन कहता कि भाई मेरी माँ क्वीन है, अब मेरा इसमें क्या कसूर? हाँ सही है, हाँ मेरा क्या कसूर है, मैं थोड़ी हरकतें अलग, मेरी माँ की अलग, मेरे बाप की अलग, यानी कि वो एक अलग अलग खानदान। बिल्कुल, पूछो ही ना कि आपके बेटे ने ब्रेड खाई है तो ब्रेड से अचानक वो पिज्जे पे कैसे आ गया? हमारा मसला नहीं, नौकरी करता नहीं है वो, लेकिन पिज्जे वो खा रहा है, फटका रहा है। अच्छा एनीवे, आपको बरतानिया ही की एक खबर हम और भी देते चले। अब ये कितने लाख डॉलर में मिल रहा है वीजा, कुछ पता है? अच्छा नहीं, मुझे वीजे का नहीं पता, लेकिन मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट का जरूर पता है कि एक इन्वेस्टमेंट वीजा की भी टाइप होती है कि जिसमें आप वहां पर जाकर दुकान खोल लें या कुछ कर लें। उसमें जो लास्ट आई चेक तो उसमें आपने 4 लाख पाउंड इन्वेस्ट करने हैं। बहुत होते हैं भाई, उस वक्त तो थोड़े कम थे वैसे, अब तो करोड़ों बनेंगे ये। उस वक्त जरा कम थे। 4 लाख पाउंड आपने, 4 लाख या 2 लाख पाउंड आपने इन्वेस्ट 5 लाख पाउंड भी अगर कर दिया हो तो 1 पाउंड कितने का है? 350 रुपए से लगा लो तो बहुत पैसे हो गए। नहीं कर सकता भाई, मैं, मुझे वतन से मोहब्बत है। फिर उसमें ये भी एक शर्त होती है कि आपने इतने लोगों को, मतलब वो नंबर बता देते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए कि 3 लोग हैं तो आपने उनको भी हायर किया हुआ है, या 4 लोग हैं तो आपने उन 4 लोगों को भी हायर किया हुआ है। तो आप बेसिकली रनिंग बिजनेस अपना दिखाते हैं, फिर वो आते हैं आपसे सवाल जवाब करते हैं, आपका बिजनेस मॉनिटर करेंगे कुछ टाइम के लिए, एंड देन दे विल प्रोवाइड यू विद द रेजिडेंट परमिट जो होता है, जिसको परमानेंट रेजिडेंसी कह सकते हैं या इंडेफिनेट वीजा भी उसको कहते हैं। मेरा ख्याल है कुछ इस तरह की कहानी है, लेकिन पता हमने भी किया था, लेकिन उस वक्त कुछ कर भी सकते थे, लेकिन फिर ख्वाहिश ये थी कि वापस आके काम करें। तो वापस आके जो कम से कम जितना दिखा सकते हैं और जितना कर सकते हैं उतना तो करें ना, फिर बाकी आगे देखेंगे। अब सोचा जा सकता है। खैर एनीवे, बरतानिया लेकिन ये है कि खतरनाक हो गया। वो जो नौज़ायदा बच्चों वाली लूसी लेटवी थी, नर्स, उल्टा सीधा चीजें मत सोचें। ये वतन हमारा मुल्क है, इसको हमने मेहनत करके हम बेहतरी की छूट, वो जो क्या वो था वाकया कि चिड़िया अपने चोंच में एक कतरा भी लाकर डालती थी। आपने अपने हिस्से का क्या काम किया है? अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो आप भी उतने ही मुजरिम हैं जितनी बड़ी गड़बड़ करने वाला है। आपकी जो दस्तरस थी उसमें छोटी गड़बड़ थी, आपने वो कर ली। बिल्कुल। उसकी दस्तरस में बड़ी गड़बड़ थी, उसने वो कर ली।
तो आप में और उसमें फ़र्क नहीं है कोई, तो इसीलिए अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ही है जी। अच्छा, बरतानिया का जो जाहिर है वो जो लूसी लेडबी वाला केस चल रहा है कि जिसमें बरतानिया में नौज़ायदा बच्चों को कत्ल करने की कोशिश करने वाली जो नर्स है उसको आखिरकार जो है सज़ा सुना दी गई है, ये आज की खबर है। और नर्स पर इल्ज़ाम ये था कि उसने 7 नौज़ायदा बच्चों को कत्ल किया है और मजीद 6 बच्चों को भी मारने की कोशिश की गई थी, ताहम वो बच गए थे। अच्छा, 33 साल लूसी जो है उसको ताहयात उम्र कैद जिसको हम कहते हैं उसकी सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद वो अपनी बाकी मानदा जितनी भी बची कुछ ज़िंदगी है वो जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारेंगी। और वो शुमाली इंग्लैंड के जो काउंटीज ऑफ चेस्टर है वहाँ पर काम करती थी बच्चों के वार्ड में। बिल्कुल। और उसने 5 बच्चों और 2 बच्चियों को कत्ल किया और उसने बच्चों को मारने के लिए वही हमने कल आपको बताया था कि अजीब अजीब तरीके वो पिला के दूध पिला के और जिसको इंसुलिन का टीका लगा दिया किसी को, तो इस तरह से उसने ये कार्रवाइयां डाली के जरिए हवा भर दी किसी बच्चे के जिस्म में, बिल्कुल किसी को ज़बरदस्ती ओवर फीडिंग करवा दी उसने। तो ये सारी सूरत हाल है। उसको अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जो है वो सुना दी गई। 7 बच्चों को मारने पर भी आप जिंदा रहेंगे, बस ये है एक मसला। हाँ, उन ममालिक में मेरा ख्याल है कि कम ही है ऐसा पालो भाई पालो, कैपिटल पनिशमेंट वैसे देख लेते हैं, कैपिटल पनिशमेंट इन यूके मिली हो बहुत कम मिलती है, लेकिन द लास्ट एग्जीक्यूशन इन द यूके वाज ऑन 13 अगस्त 1964 फॉर मर्डर। भाई आप पालते रहें, आपका अपने माशरे, आपके अपने मसाइल हैं। हमारे लिए तो कुरान में हम भी तो पाल ही रहे हैं, वैसे नहीं, हमारे मामले में तो कुरान में लिखा हुआ है कि कत्ल के बदले कत्ल जो मामला है, जान के बदले जान, उसी में माशरे की ज़िंदगी है। अब आप कुछ भी कर लें वो आयत नहीं चेंज हो सकती, कितने भी आप वेस्टर्नाइज्ड हो जाएं, ये चीज़ें सही नहीं है। बहरहाल अच्छा, ये जो है वो एक और तहकीकात में पढ़ रहा था, बड़ी अहम तहकीक सामने आई है और मुझे पता ये चला है तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। इसका वैसे बात करने का इस वक्त कोई वो मूड चेंज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये तहकीक। अच्छा, ठीक है ना। वो तहकीक क्या है कि शादी की अंगूठी है, जो मंगनी की अंगूठी है, वो इन्हीं बातों के लिए ये रह गए हैं बस। शादी मूड चेंज कर लो ना। अच्छा चलो ठीक है, बाहर जाने का एक तरीका शादी करना भी होता है। हाँ, आपको कैसे पता? सब पता है मुझे। कौन सी उंगली में पहनी जाती है अंगूठी? ये रिंग फिंगर। रिंग फिंगर। अब ये रिंग फिंगर क्यों, यानी और मुझे आज तक लेफ्ट हैंड, औरत लेफ्ट में पहनती है, आदमी राइट में पहनता है, आदमी राइट में पहनता है, औरत लेफ्ट में पहनती है, यानी कौन किस में पहनता है? फोर्थ फिंगर यानी 1 2 3 4 ये इसी में पहने जाएगी जो पहनेगा। नहीं तो हाँ, वो अलग अलग होता है हाथ, इसी में पहना जाएगा। मेरा ख्याल है आदमी राइट में पहनते हैं। भाई ये हमेशा बाएं हाथ की चौथी उंगली में पहनी जाती है। क्यों? इसकी वजह ये है, दिल को कनेक्शन होता है उसका। जी, वो कहते हैं कि जी दिल का कनेक्शन होता है इस उंगली का। अच्छा, वो जो मिस्र में जो है ना, वो जो पुराने मिस्री एम्पायर, इजिप्ट वगैरह, उसमें भी रिंग फिंगर में ही पहनाई जाती थी ये। और क्यों? कदीम यूनान और रोम की सल्तनत में भी ऐसी रिवायत थी। और तसव्वुर यह है कि बाएं हाथ की चौथी उंगली से एक रग निकलती है, वो सीधी दिल की तरफ जाती है। और ज़ाहिर है दिल ही जज्बात का मरकज़ होता है, तो इसीलिए फिर शादी की अंगूठी इसी में पहनाई जाती है ताकि शरीक हयात से एक ताल्लुक कायम रहे, मजबूती का, दिल का ताल्लुक कायम रहे। हाँ बिल्कुल, दिल को चोट ना पहुँचे। बिल्कुल, चोटें पहुँचेंगी तो फिर मसला होगा। हाँ सही बात है, ऐसा ही है। लेकिन मैंने वैसे आपने तो चले, शादी कोई काम की बात होती है, कोई शादी भी काम की बात है। हाँ, शादी काम का रिश्ता है, ठीक है, चले सही है। वो अवैस का जहाँ तक माइंड जाता है, अवैस अभी अपने अशफाक अहमद साहब की बात की कि उनकी बानो कुतिया साहिबा और शादी, और वो कितने एक दूसरे के साथ उन्होंने कितना ग्रो किया, माशरे को सिखाया उन्होंने। सिखाया, बिल्कुल सिखाया। चले आप भी सिखा रहे हैं, मैं मान लेती हूँ, ठीक है, गुस्सा ना करें आप, गुस्सा ना करें। मैं आपको अगली बात बताती हूँ, अगर आपको कोई कटवट लगे, कहीं जख्म वखम आए, दिल का जख्म, दिल टूट जाए, दिल तो टूट जाए, तो फिर वो आप डॉक्टर से ही सिलवाएंगे। ये जरा उससे निचले लेवल के कट हैं, जो आपको जरा ज्यादा लग गई, कोई सड़क पे गिर गया, जिसको ज़रा ज़्यादा ऐसी चोट लग गई कि जिसके लिए स्टिचेस जो है वो दरकार हैं, और जहाँ पर खून का इखराज जो है वो रोकना जो है अशद ज़रूरी है, लेकिन खून रुक नहीं रहा, तो फिर उसके लिए एक इमरजेंसी जो है या तो आपको अमले को कॉल करनी पड़ती है या किसी करीबी अस्पताल में फ़ौरन जाना पड़ता है। लेकिन अब अगर ऐसी चीज़ आपके आसपास नहीं है तो आप घरों में अपने पास एक ऐसी चीज़ रख सकते हैं जो कि इजाद हुई है और बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत काम की है। ये फौरी तौर पर ज़ख्म को किसी जिप की तरह ये बंद कर देती है। और जिप स्टिच इसका नाम है, और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये वीडियो लगी, तो मैंने कहा भाई ये तो दिखानी है।
कि ये हर घर में होनी चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, रिसर्चेज है, मैं क्या रिसर्च लेकर आया हूँ, आप क्या रिसर्च लेकर आई हैं, वाह 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 वाह। मेडिकल से कोई अलग ही उनसीयत है, एक लेवल अलग है। लेकिन ये कि ये जो जिप स्टिच है, अब ये करता क्या है, इसको गौर से देखें, ये कट के आपने दोनों साइड पे इसको ऐसे प्लेस कर दिया है कि कट इसके बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, ठीक है। और उसके साइड से आपने जिस तरह हम वो होती है बैंडेड होती है, उसके साइड से हम वो हटा देते हैं ताकि वो चिपक जो उसके अंदर लगी हुई है, चिपक भी जरूरी है ना, वो चिपक लग जाए। तो इसका भी साइड से आप ये देखिए व्हाइट हटा देंगे सारा जो कागज है, और इसको आप चिपका देंगे जख्म के दाएं और बाएं, और ऊपर से इसके ये तारें गुजर रही हैं, अगर आप गौर से देखेंगे उन तारों को आपने करना ये है कि हल्का सा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे आप, तो वो टाइट होता जाएगा और वो उस कट को बंद करता जाएगा, और फिर ऊपर से आपने उनको काट लेना है। तो ये आपका जिप स्टिच जो है वो घर में बैठे बैठाए तैयार हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ये देखकर एक दूसरे का सर फोड़ना शुरू कर दें कि ये तो अब घर में ही मामला है, ना अस्पताल जाना, ना कमाल की चीज बनाई भाई, वाह वाह वाह। लेकिन ये उस कट को करीब ले आती है एंड इट हेल्प्स इट टू हील। सेल्स आपस में जुड़ते जाते हैं। स्टिचिंग तो बड़ा दर्द वाला प्रोसेस होता है, उसके अंदर से गुजारा जाता है, ये ऊपर से उन्होंने करके, बिल्कुल। देखिए साइंस की तरक्की भाई, वाह 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 वाह। तो ये जिप स्टिच जो है मैंने सोचा कि ये सब जगहों पर होना चाहिए, और आई एम श्योर कि ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगा, ऐसी कोई बात नहीं। FDA ने भी मंजूरी दे दी है भाई इसकी, असल तो चीज़ ये है। बिल्कुल, ये अप्रूव्ड है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इसको भरपूर सपोर्ट कर रही हैं। तो आप लोग भी जो है इसको जब आए तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, जरूर अपने घर में रखें और अपना ख्याल भी रखें। अच्छा जी, मैं तो खैर पैसे से कमाने की रिसर्च लेकर आया हूँ, एक नया तरीका पैसे कमाने का आ गया है, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। और वो तरीका क्या है, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, ट्विच पर, ये सारे जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी। अच्छा। जी बिल्कुल, अभी तो रंबल आ गया यूट्यूब की तरह का एक और प्लेटफॉर्म जी, वो भी पैसे देता है। हाँ वो भी पैसे देता है, उस पर अकाउंट बना ले। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं उस पर कर क्या रहे हैं लोग अपनी नींद को लाइव दिखाते हैं भाई, नींद को, सो रहा हूं मैं, वीडियो बन रही है मेरी, अच्छा, और लोग देख रहे हैं। नहीं तो क्यों, बस पता नहीं क्यों देख रहे हैं, ये मुझे नहीं पता लोग क्यों देख रहे हैं, लेकिन जिसकी वो नींद की वीडियो चल रही है उसको पैसा मिलता है। ऐसे थोड़ी सो गए, नहीं भाई, सो रहे होते हैं, सचमुच सो रहे होते हैं। स्लीप स्ट्रीमर्स का नाम दिया गया है इनको, स्लीप स्ट्रीमर्स। सोते हुए अपनी वीडियो जो है वो आप उसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, और आप उसको देखकर फिर हजारों डॉलर जो है वो लोग आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको कमाई हो जाएगी। ये काम तो मैं दिन रात 24 घंटे कर सकती हूँ। ये तो कौम हमारी लग जाए पूरी इस काम पे। और क्या, इतना सरमाया है नाजरीन, हमारे तो कर्जे उतर जाए सारे। इसी ऑफिस से शुरू करते हैं। सही है, मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इधर ही है, हाँ। वीडियो लगाएं, OS सो रहा है और आप जो है वो प्रोग्राम कर लें। बेसिकली ये इसका नाम जो है ना, उसमें इस काम में अब नई तब्दीली करके लाइव एक्शन वीडियो गेम भी बना दिया है। अच्छा। उसमें होता क्या है कि लाइव स्ट्रीम के लिए लोग सोने की कोशिश करते हैं और सार्फिन पैसे देकर उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक सिस्टम है कि भाई मैं सो रहा हूँ, अब आप जगाएं मुझे। तो ये दोनों तरफ से जोर आजमाई चलती रहती है। मतलब गेम भी है, मजा भी आएगा आपको, और थोड़ा पैसा भी कमा लेंगे। एक तरफ पैसा है, शोर शराबा है, दूसरी तरफ नींद है। अब आप बताइए आप क्या चुनेंगे, जो जीतेगा, मतलब कभी एक जीतेगा कभी दूसरा जीतेगा। हाँ, सही बात है। चले, इंटरेस्टिंग। लेकिन एक और चीज़ है जो हम पाकिस्तान में अब आपको लेकर आते हैं वापस, और बहुत हो गई ये गेम और कमाई शमाई की बातें, जो सीरियस बिजनेस है, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। और वो ये है कि हम आपको लेकर चलते हैं पाकपतन, और पाकपतन में फ्लड्स की, यानी कि सैलाब की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है लोगों को। लोग अपने घर जो है वो कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ ज़रा परेशान है कि भाई ये अब कहाँ तक ये सैलाब का जो है सारा सिलसिला होगा। तो हमारे साथ पाकपतन से हमारे नुमाइंदे हैं राना आफ्ताब साहब, उनसे जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन ऑन ग्राउंड है क्या। जी राना आफ्ताब साहब, बताइए क्या सूरत हाल है। बिल्कुल 1988 के बाद भारत की जानिब से बड़ी आबी जारी का मुजाहरा किया गया है कि दरिया सतलुज में 2,50,000 से ज़ायद का जो सैलाबी क्यूसेक रेला छोड़ा गया है, उसने जो दरिया सतलुज पाकपतन के मुकाम पर हर तरफ तबाही मचा दी है। हद निगाह हम जिधर देखते हैं वहाँ हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। इस सैलाबी रेले ने यहाँ दर्जन से ज़ायद देहात, सैकड़ों बहनियाँ और छोटी आबादियाँ जो है बुरी तरह मुतासर की हैं। हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इस वक्त फरीदकोट, पीर गनी, गदाइशा, मुस्की मामूका, नूरारत, होता और ये रमानी मलकाना, चकालो का, चक्कर आलो का, दादू नूरा, मल्ले का तारू और ये जो मकामात हैं, यहाँ पर हर तरफ सैलाब ने तबाही मचा दी है। यहाँ हज़ारों अफराद जो है वो यहाँ अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करते हमें दिखाई देते हैं। इनके मवेशी जो है मुश्किलात का शिकार है, उनके लिए कोई खाने का तमाम नहीं, चारे का तमाम नहीं। इसके साथ साथ इनके बच्चों के लिए तिब्बी कैंप यहाँ कैम नहीं किए गए, जबकि हुकूमत ने इसके बरकस दावा किया है कि यहाँ 52 जो है रिलीफ कैंप्स कैम कर दिए गए हैं, छोटी खैमा बस्तियाँ कैम कर दी गई हैं, जहाँ इन्हें नकल मकानी करने वाले अफराद को महफूज मुकाम पर पहुँचाने के बाद खाना भी दिया जा रहा है, तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है, इनके मवेशियों को चारा भी फराहम किया जा रहा है। जबकि इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जो है
रेवन्यू, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू और पाक फौज के दस्ते जो हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम इन इलाका मकीनों के पास आते हैं तो इनकी मुश्किलात देखते हैं तो इनका यही कहना है कि उनके सैकड़ों घर जो हैं वो मस्मार हो चुके हैं, वो बेघर हो चुके हैं, खुले आसमान तले हुकूमती अमदाद के मुंतज़र है, ना उनके लिए कोई खाने का एहतमाम है, ना उनके मवेशियों के लिए कोई चारे का एहतमाम है। इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है दरिया सतलुज में, वो दरिया सतलुज बाबा फरीद के पुल के मुकाम पर इस वक्त जो है वो 1,70,000 से ज़ायद का जो सैलाबी रेला गुजर रहा है वो मज़ीद तबाही का पेश खैमा साबित हो सकता है। इसलिए यहाँ के इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब से बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन और इन वसाइल को मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा किया है ताकि इनकी ज़िंदगी और माल मवेशी महफूज हो सके, क्योंकि इस बड़ी तबाही के नतीजे में इनके जो राब्ते हैं वो भी मुनक़ता हो चुके हैं। यहाँ बिजली की सप्लाई भी अब नहीं रही। इसके साथ साथ हुकूमत ने 70 से ज़ायद स्कूलों को एमरजेंसी नाफज करते हुए गैर मुइना मुद्दत के लिए जो है वो बंद करके इन्हें रिलीफ कैंपों में जो है तब्दील कर दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ फलाई तंजीमें भी हमें मुतरक नज़र आ रही हैं, वो लोगों की मदद करती दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। राना आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जड़ांवाला में मसीहियों की 19 इबादत गाहों और 86 मकानात की तोड़ फोड़ एक ऐसा वाक़या है जिसकी पाकिस्तानी माशरे के हर तबके ने मजम्मत की। यह हमारी तारीख़ का एक ऐसा तारीख वाक़या है, लेकिन इस तारीकी में भी रोशनी की कुछ किरणें नुमायाँ हुई हैं जो मायूसी के माहौल में उम्मीद को जन्म देती हैं। रोशनी की एक ऐसी ही किरण है मलिक इरफान खलील साहब, जिन्होंने एक मसीही ख़ानदान को न सिर्फ पनाह दी बल्कि उनके घर के बाहर खड़े होकर उसे भी बलवाइयों से महफूज रखा। एक जायनमाज लेकर वो उस घर के बाहर खड़े रहे, बलवाइयों को रोकते रहे। मलिक इरफान खलील साहब ने इंसानियत की लाज रखी, इस्लाम की लाज रखी और बताया कि हमारे माशरे का ज़मीर अभी जिंदा है। एक सच्चे मुसलमान की तरह उन्होंने बिला तफरीक मज़हब एक मज़लूम ख़ानदान की मदद की और आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है। मलिक साहब को जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला और बहुत शुक्रिया कि आपने ये काम किया। आपने एक तरह से फ़ख्र, जो कहते हैं ना हमें आप पर फ़ख्र है, तो हमें आप पर फ़ख्र है सर। और ये बताइए कि आप वहाँ पर कैसे पहुँचे और आपको किस तरह से ये खबर आई कि आपके जो ये लोग हैं जिनको आपने बचाया है उनके घर जो है उस पर अटैक हो रहा है और बलवाई जो है वो उनके घर पर जाकर हमलावर हो रहे हैं। ये सारी सूरत हाल में आप वहाँ मौजूद थे या आपको किसी ने बताया? जी मुझे फ़ोन आए थे 2-4, मैं उनके फ़ोन पे इतला पे उधर गया हूँ, तो मैंने देखा उधर काफ़ी हालात ख़राब थे। तो कोशिश की इंतज़ामिया ने, पुलिस ने और अमन कमेटी ने भी, तो लेकिन आस्ता आस्ता हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। लेकिन जब मस्जिदों में ऐलानात हुए ना तो उस वक्त दहशत ज़्यादा फैल गई, लोग जो थे मसीह बरादरी वो खौफज़दा ज़्यादा हो गई। तो चूँकि इस मामले में मुसलमानों के दिल बड़े रंजीदा थे, नो डाउट उनके दिल रंजीदा होने भी चाहिए थे, लेकिन इस हालात पे चले जाएंगे मतलब कुछ लोग जो लोग इंतशार कराना चाह रहे थे उस हद तक चले जाएंगे इसकी खबर नहीं थी। लेकिन मैं गया उधर, तो मैंने देखा तो मेरी बहन है वो मिस जॉस्मीन, तो उन्होंने मुझे कॉल भी की थी। मैंने जब हालात देखे तो सन्नाटा सा छा रहा था उधर, बहुत दहशत थी उस बस्ती में। तो कुछ लोग आ जा रहे थे अभी, मतलब वो कम्युनिटी मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम थे, तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, मसीह बरादरी थी, वो खौफ से ज़्यादा बस्ती को छोड़ के जा रही थी। तो इस सिलसिले में मैंने फिर ओपनली ऐलान किया कि जो दोस्त मेरे बहन भाई मसीह भाई हैं जिनका कुछ खाना नहीं है तो वो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। तो वो चूँकि इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो सब लोग जो रंजीदा थे इस वाक़े पे कि कुरान मजीद की बेहरमती करने वाले शख्स की वजह से दूसरे मसीह भाइयों को मतलब निशाना न बनाया जाए, वो भी रंजीदा थे इस मामले पे। तो लेकिन मैंने उनकी जब दावत दी तो वो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया। वो मेरी बहन है, वो बनी है जॉस्मीन है। तो वो हुआ क्या, मतलब किस तरीके से आपने बचाया, थोड़ा सा वो अगर हमारे नाजरीन के लिए बता सकें कि घर के बाहर आप मौजूद थे उनके। और
मैं वो उनको लेके घर आ गया हूँ इधर मेरी पास आ गए, तो फिर मैं वापस चला गया उधर। तो जब उधर फिर जब मैं गया तो हालात काफ़ी गंभीर थे, लोगों का एक जमे गफीर था जिन्होंने मतलब मुख्तलिफ छोटे ठंडे डंडे वगैरह पकड़े हुए थे। तो यकदम उधर आग जो है ना चर्च को लगानी शुरू कर दी इन्होंने। तो मैं दौड़ा हूँ, फिर अपना उस घर के सामने मेरे साथ इमरान भाई थे, अदरीस भाई थे, आसिफ भाई थे, कुछ दोस्त और थे। तो हमने उन्हीं के घर ही नहीं बल्कि 2-4 और घर भी थे जिधर जब हमला हुआ ना, तो हमने कोशिश की कि वो हमलों को रोकें। जी। तो उनसे हमारी जड़ भी हुई, हमें मारा भी उन्होंने, तो हमारे साथ तशद्दुद भी किया उन्होंने। लेकिन हम डटे रहे कि नहीं, ये घर हमारी फैमिलियों के, हमारे अपने घर हैं। तो इससे ये कुछ तासर मिला उनको कि फिर उससे आगे उन्होंने मतलब जलाओ जो है ना मतलब सामान वगैरह तोड़ा है, टूट फूट की है, लेकिन जलाओ आग जो है ना वो उन्होंने मतलब नहीं लगाई आगे, किसी एक आध घर को लगी है। तो वो हमारी रुकावट से ये अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज उनको गया कि ऐसी हरकत जो है ना। तो मलिक साहब, आपको डर नहीं लगा? मतलब ये मैं वैसे पूछ रही हूँ, इंसान बहुत सारी सिचुएशंस में, बहुत सारे ऐसे मामलात में दरमियान में होता है जिसमें कि उसको खुद भी नुकसान पहुंच सकता है, और वो तो इतना चार्ज्ड क्राउड था जो कि बस मरने या मारने पर तुले हुए थे। तो आपको डर नहीं लगा जो आप दरमियान में जाके खड़े हो गए और आपने कहा कि भाई आ जाओ, और ज़ाहिर है उन्होंने मारा आपको भी, तो वो डर कहाँ चला गया उस वक्त? नो डाउट, आपको पता ही है जब बंदे ऐसे हों जो आपको पहचान में भी ना हो, ऐसे लग रहा हो जैसे दुश्मन है, तो हमला भी कर रहे हो और नहते मतलब हमारे पास तो था भी कुछ नहीं। तो डर खौफ तो बहुत था, लेकिन मोहब्बतें थी भाइयों के साथ, वो हमें जवान किए बैठी थी, मजबूत किए बैठी थी। तो क्योंकि 7:30 बजे से लेके मतलब 2-3 घंटे प्रोसेस से गुजर रहा था मैं, कुछ रोज वाकया देख के खौफ कम हो रहा था। तो बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, कुछ दोस्तों की भाइयों की मदद से मिल के हम जो मदद कर सके हैं वो किए इन लोगों की। हमने उनको खाना भी दिया, फिर उसके बाद जो भी कर सकते हमने उनकी खिदमत की, उनके घरों को बचाने की कोशिश की। ये अल्लाह के नबी का हुक्म था, हमने उसके मतलब। तो ये जो लोग वहां पर आकर ये बलवा कर रहे थे, खबरों में तो ये आ रहा है कि वो लोग, बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो बाहर के लोग थे, वो यहाँ के लोग नहीं थे, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे इसमें से थोड़ी देर पहले ना मतलब वाकया जब जलाओ शुरू हुआ है, 10 बजे तक तो मामला कुछ सुलझे हुए थे, कुछ अच्छे और बाशऊर लोग थे। कमल कमेटी है, मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब हैं, सिकंदर रकी साहब हैं, और मैं था, एसपी जड़ावाला थे। इन्होंने चार दोस्त थे, इन्होंने मोटिवेट किया लोगों को, लोग समझ गए थे। लेकिन अचानक कुछ मस्जिदों में ऐलानात हुए, कुछ इधर उधर से आउट ऑफ सिटी से जत्थों की सूरत में, ट्रालियों की सूरत में लोग आए हैं। तो समझे कि बाहर हो गया, फिर ये क्या हुआ क्या नहीं, उसमें फिर किसी की चली नहीं, कुछ बस नहीं चला बस। सही। तो अब वो फैमिली जो है, जो आपके घर आकर रिहाइश पजीर हुए, वो अब उनका क्या है? वो आपकी तरफ ही हैं या वो वापस अपने घर चले गए हैं और अब आप लोग उनके लिए कुछ करने का सोच रहे हैं? परसों गए हैं सभी। तो मैंने उधर जाके लोगों के नंबर लिए हैं, टेलीफोन नंबर लिए हैं जो नसीब बरादरी थी, मैं इनको भी लेके गया हूँ। सबसे पहले यही लोग थे जिनको हम लेके गए उधर। तो मैंने उधर ऐलान किया, दोस्तों को बुलाया कि यार आबादी को बात किया जाए। लोग विजिट करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, लेकिन इधर की कम्युनिटी जो नसीब बरादरी जो अपने घरों को लौटे वापस। और दोस्तों को 10-12 दोस्त थे राब्ते में, दोस्त कह रहा हूँ फैमिली। तो फैमिली को हमने मोटिवेट किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आई। फिर देखते देखते सारी बस्ती अब आबाद होना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि कोई ऐसा जानी नुकसान मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ इस मामले में। मतलब जो हमारे मुस्लिम भाई थे वो गैर मुस्लिम थे, ये तो भी पता चलेगा मतलब क्योंकि तफ्तीश हो रही है। जिन्होंने जलाओ गिराव किया उसके खिलाफ कानून तो हरकत में है, इंशाल्लाह ताला उनको सज़ा मिलेगी। अच्छा, वो जो पूरा जो सूरत हाल थी, अब आपने उसके अंदर ये काम किया कि उनके घरों को बचाया, लोगों को बचाया, उस पर आपको कोई ऐसा शख्स मिला जिसने कहा हो कि इन लोगों को क्यों बचाने की क्या ज़रूरत थी? जी, जब हमने कहा था कि यार ये हमारे भाई हैं तो इनका ये हमारे गम में शरीक हैं, हमारे दुख में हमारी जो
दिल आज़ारी हुई है कुरान और सुन्नत, कुरान मजीद की बेहुरमती की, हमारे साथ है कि हम एक एतमाद दिला रहे हैं कि हम उस मुलज़म को पकड़ाने में आपकी मदद करेंगे। इस सिलसिले में वो हाइपर हो गए हमसे कि आप लोग इनकी मतलब क्यों कर रहे हैं, इनकी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो बस वो नहीं समझ सकते, हम समझाने की कोशिश तो करते रहे हैं। इस सिलसिले में फिर मतलब तो मैं भी काफ़ी जगह पे हुई है, तकरार भी हुए हैं। आपको पता ही नहीं है, वो असल में क़यामत से मतलब जैसा समा था, तो हर तरफ खौफ और दहशत थी, पुलिस बेबस थी बेचारी, और इंसान जो है बंदा खिदमत करने वाला या कुछ मतलब करने वाला, उसकी भी हिम्मत जवाब दे रही थी। इससे इस मतलब प्रोसेस में भी अल्लाह पाक ने दोस्तों को, जिन दोस्तों को हिम्मत की, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। उन दोस्तों की मेहरबानी, उनका मोहब्बतों का भी शुक्रिया। उन्होंने अपने मुस्लिम होने के बावजूद गैर मुस्लिम मसीह भाइयों के लिए बहुत अच्छा इक़दाम उठाया और अपनी जान हथेली पर रख के उनके ख़ानदानों को बचाया, उनके घरों को जितनी कोशिश हो सकी बचाया। ये मैं उनका भी मशकूर हूँ, दोस्त का, अपनी टीम का, सबका। बिल्कुल सही। और असल चीज़ यही है कि हमें बुनियादी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, और जहाँ पर हम देखें कि किसी अक़लियत के साथ कोई जुल्म हो रहा है, कोई जबर हो रहा है, तो उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये चीज़ आपने हमें सिखाई है, उसकी जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन के आपने बताया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मलिक इरफान खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने जड़ावाला में मसीही घरों को, लोगों को बचाया बलवाइयों से। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। यूरोप में जेलों का तस्वर जो है वो 16वीं सदी में शुरू हुआ, और उस दौर के जेलों का मकसद कैदियों को अजियत देना हुआ करता था। जेल में सफाई सुथराई का इंतहाई नाक़िस निज़ाम होता था, जिससे उनको अजियत पहुंचती थी, बीमारियां फैल जाती थीं, और इसके अलावा कैदियों पर इंतहाई सख्ती की जाती थी, और इसे गैर इंसानी सलूक फिर बाद में करार दिया। रद्द अमल आया इस पर 18वीं सदी के आखिर में जेलों की इस्लाह शुरू हुई। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, अब ये तो आपने देख लिए, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जेलों का हाल ऐसा लगता है कि हम शायद 16वीं सदी से भी पहले कोई 14वीं, 15वीं और 10वीं सदी में कैदियों की टॉयलेट ढंग का नहीं होता वहाँ पर। उसके अलावा कम गुंजाइश वाली बैरक्स में ज़्यादा कैदियों को भर दिया जाता है, और इससे तो बुनियादी तौर पर वो पुराना दौर बेहतर था कि जब जेल में पका हुआ खाना जेलर खुद चखता था और बैरक्स में पानी का छिड़काव करता था ताकि वहाँ पर कुछ ठंडक रहे। और इस्लाम भी कैदियों के साथ हुस्न सलूक की तलकीन करता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब क्या जेलों में कैदियों को इस्लाह के लिए रखा जाता है या अजियत देना मकसूद होता है, और जेल में ABC क्लास से क्या मुराद है और उनमें सहूलियात का फ़र्क क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं साबिक IG जेल खाना आज़ाद पंजाब जनाब शाहिद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? सर आपने सारी एक गुफ्तगू हमारी सुनी। जी मैंने सुन ली। अब जरा हमें बताएं ये क्या मसला क्या है जेलों का। सबसे मैं समझता हूँ बेसिकली जेल एक वार्ड एरिया है, और एक ये सारी मिथ है माशरे में कि जेल में खाना अच्छा नहीं मिलता, जेल में सफाई सुथराई नहीं होती, जेल में कैदियों का इस्तेसाल होता है। ये दीज ऑल आर मिथ्स। अच्छा, वक्त चेंज हो गया हुआ है। आप पंजाब भर की जिस मर्जी जेल के अंदर चले जाएं, और सरप्राइज है जिस मर्जी एरिया के अंदर चले जाएं, आपको किसी जगह कोई गंद नज़र नहीं आएगा। मैं बल्कि क्लेम कर सकता हूँ कि आपके अपने घर से ज़्यादा सफाई जेल के अंदर क्या बात है। और जो खाना है मैं बताता हूँ, और जो खाना है, खाना जितनी आइटम्स परचेज की जाती हैं, हम जब अपने घर के लिए परचेज करते हैं हम लैब नहीं करवाते, लेकिन जेल के लिए हर वो चीज़ जो कैदी के खाने के लिए इस्तेमाल होती है उसके लिए बाकायदा लैब होती है। अगर फूड लैब उसे पास कर दे तो हम परचेज़ करते हैं, उसके बाद फिर कैदी को सर्व करते हैं। इसके अलावा हमने पंजाब फूड अथॉरिटीज़ को भी एक्सेस दी हुई है कि हमारी कैंटीनों को चेक करें, हमारे फूड को चेक करें, ताकि थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन हो, और अगर कहीं गलती है तो वो जिसने गलती की है वो लायबल टू कॉग्निजेंस। अच्छा, ऐसे तो मेरा दिल चाहने लग गया है कि मैं भी जेल चला जाऊं। आगे बात आ गई है टॉयलेट्स की। टॉयलेट्स देखिए, एक वक्त था जब टॉयलेट्स का कंसेप्ट ही नहीं था, इवन घरों में भी कंसेप्ट नहीं था। आस्ता ये कंसेप्ट डेवलप हुआ, और जैसे ही कंसेप्ट डेवलप हुआ जेलों में भी इस वक्त पंजाब की हर जेल में, चाहे वो राजनपुर है, चाहे रहीम यार है, चाहे अडयाला है, हर जेल में टॉयलेट की फैसिलिटी हासिल है। इंडियन टॉयलेट की फैसिलिटी आपकी वो जो आपका जो रूम होता है उसके अंदर ही होती है ओपन? हर प्रिजनर के सेल के अंदर भी है, हर प्रिजनर की जो बैरक है उसके अंदर भी है। सेल के अंदर तो वो अनहाइजीनिक नहीं जाता? ज़रा मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। इवन जो बैरकें हैं बड़ी, वहाँ हमने जो मजदूर लोग हैं या ज़्यादा उम्र के लोग हैं वहाँ इंग्लिश को बोर्ड लगाए हैं, ताकि जो बुज़ुर्ग हैं
कमज़ोर हैं वो आराम से कमोड को भी यूज़ कर सके। पानी जो सा है, अगर 20-30 साल पहले जाए तो पानी की भी कमी होती थी। अब हर जेल के अंदर पानी की मोटरें लगी हुई हैं, पानी एक्सेस अबंडेंट है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जो सी है, हर जेल के अंदर डबल फीडर सिस्टम है। लोड शेडिंग घरों में होती है, शहरों में होती है, जेलों में लोड शेडिंग नहीं होती। अच्छा वहाँ 3 लेयर सिस्टम है, यानी डबल फीडर सिस्टम है प्लस जनरेटर सिस्टम है कि किसी भी तरीके से जो कैदी है उसे परेशानी ना हो। पानी हम जो घर में पीते हैं वो फिल्टर नहीं होता। पंजाब की हर जेल के अंदर फिल्टर्ड वाटर मिलता है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। इसी तरह गर्मियों में जो सा है वो वाटर चिलर्स लगे हुए हैं। पहले वाटर तो ये जो सारी बातें आती हैं ये कहाँ से आ जाती हैं? ये इसका इतनी ही अच्छी जेलें हैं हमारी, इसका माखज़ महज ये है कि चूँकि वो वार्ड एरिया है, अंदर की बात बाहर नहीं निकलती, बाहर की बात अंदर नहीं जाती। तो हमने बड़ी कोशिश की कि सोसाइटी जो है इसको अंदर इन्वॉल्व किया जाए, मीडिया को अंदर इन्वॉल्व किया जाए। और अब ये देखें कि पिछले दौर में मीडिया अंदर आज जाता रहा और उनको हम कहते रहे कि भी आप खुद देखें। इसके अलावा आप ये देखें कि पहले सिर्फ 21 इंच का टीवी रखने की इजाज़त थी, अब हमने 55 इंचेस की LCDs लगा के दी हुई हैं, खुद लगा के दी हैं गवर्नमेंट ने। जी, आम कैदियों की बात कर रहा हूँ। 55 इंचेस की LCDs लगी हुई हैं, 14 इंच की LCDs लगी हुई हैं, 42 इंच की लगी हुई हैं। जिस तरीके से पॉपुलेशन है उनका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम है। और पहले सिर्फ PTV देखने की इजाज़त थी, अब हमने लिबरल कर दिया है, केबल सिस्टम दे दिया है कि केबल से जो केबल, बल्कि जितने मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस होते हैं कहीं और वो सारे के सारे कैदी वो ओपन टॉयलेट का तो बता दें, मैं वहीं रुका हुआ हूं। ओपन टॉयलेट का तो मैंने बता दिया है कि हर जेल की जो अनहेल्दी नहीं होता कि अगर आपके अपने सेल में हो। देखें अब मतलब मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा एरिया है और इधर ही मैं साइड पे बना दूं टॉयलेट, ऐसा नहीं होता। वो पार्टीशन होती है 5 फुट की, 4 फुट की अलग करके दिया जाता है और उसमें सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखा जाता है। फ़र्ज़ करें 10 सेल हैं, 10 सेलों के अंदर 10 कैदी बंद हैं, तो हर सेल के अंदर 10 हैं, 10 टॉयलेट, 10 और उसकी सफाई का प्रॉपर इंतजाम होता है। जो बैरकें हैं, यानी कि पार्शली बात आपकी यानी मैंने बताई है। अब बैरकों की जब हम बात करते हैं तो बैरकों के अंदर अलहदा एक जिसका बाहर बना होता है ना, आपके हॉस्टल्स में अलहदा एक पोर्शन बना होता है बैरक के अंदर, ठीक है, सही है, जिनको हम नाइट टॉयलेट कहते हैं। वहाँ कैदी जो से नाइट के टाइम यूज़ करते हैं, जिसमें वो कन्फाइन होते हैं बैरक के अंदर। जब ओपन होते हैं तो बाहर हमने मजीद बेशुमार ओपन टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। सही, नहाने का इंतजाम किया हुआ है कि वो शावर के साथ नहा सकें, कपड़े धो सकें। अच्छा, ये सेल, ये इनमें क्या फ़र्क है दोनों में? किसमें? सॉलिटरी कंफाइनमेंट सेल और डेथ सेल। बेसिकली वो एक सेल होता है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है या नहीं? मैं बताता हूँ, सिर्फ सेल होता है 10/12 का या 10/10 का, और उसके अंदर आप अगर सजाए मौत को रख देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डेथ सेल। अगर आप वहाँ किसी ऐसे बंदे को रख देते हैं जिसको अपना आइसोलेशन करना मकसद है, दैट विल बी कॉल्ड आइसोलेशन। फैसिलिटीज का कोई फर्क? वो सेम है। अच्छा, और ये जो कैमरे हैं, आजकल बड़ा कैमरों का भी चर्चा हम देख रहे हैं कि वही बाथरूम के ऊपर कैमरा, टॉयलेट के ऊपर लगाया हुआ है और वो बड़ा साफ नजारा है सारा। वो क्या देखना चाह रहे होते हैं? मेरा ख्याल है कि बल्कि मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मीडिया में वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे के सिंपैथीज हासिल करना चाह रहे हैं और ये हो ही नहीं सकता है कि पाकिस्तान भर में या दुनिया भर में इतना कोई गिर जाए कि वो टॉयलेट के अंदर। सर गिर तो जाते हैं लोग। नहीं, वो जो मैंने आपसे कैमरे की बात पूछी, अब हमें तो पता है हम क्या बात कर रहे हैं। शफकतुल्ला खान साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं जिन्होंने इस पे साइन किया हुआ है, जिसमें लिखा है कि भाई CCTV कैमरे शैमरे लगाए हुए हैं और वो उसकी तस्दीक करना जो है वो मकसद है। एक मिनट मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, कैमरे जो से हैं पंजाब की हर जेल के अंदर लगे हुए, ठीक है। अगर वो साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर कैमरा ना लगाएं तो वो गलत कह रहे हैं। इस पंजाब प्रिजन्स का हर कैदी जो है वो मॉनिटर हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड, दुरुस्त, अच्छी बात है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। इवन लाहौर बैठ के मॉनिटर करते हैं। सही है। यानी हमारा है एक जेल के अंदर कंट्रोल सिस्टम है जिससे आप लोगों का है, फिर DIG ऑफिस लेवल पे हम एक्सेस दे रहे हैं और फिर आगे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है कि वो आखिरी 30 सेकंड हम सिर्फ ये चाहेंगे क्या वाकई टॉयलेट्स के ऊपर भी लग सकते हैं? हो ही नहीं सकता, इसको डिनाई कर रहे हैं मुकम्मल। आई स्ट्रांगली डिनाई एंड कंडेम्ड दिस स्टेटमेंट एंड दिस, जिस किसी ने भी लिखा है, आई स्ट्रांगली कंडेम्ड इट। ABC क्लास सर थोड़ा समझाएं कि हम अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देन अगेन दिस इज अ मिथ, ठीक है।
पहले जो रूल थे उसमें ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास होती थी। 2017 में ये स्क्रैप कर दिया गया और फिर करा दी गई ऑर्डिनरी क्लास एंड बेटर क्लास। ठीक है जी। नाउ देयर आर ओनली टू क्लास, ऑर्डिनरी क्लास एंड बेटर क्लास। हर प्रिजनर जो सा है वो ऑर्डिनरी क्लास में जाता है, फिर वो अप्लाई करता है कि आई एम एंटाइटल्ड टू बेटर क्लास, तो फिर उसे बेटर क्लास दी जाती है। अगर उसकी एंटाइटलमेंट के क्या मेयार क्या है। अगर वो सिविल बंदा है तो पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर में उसने 6 लाख रुपया इनकम टैक्स दिया हो, या वो गजटेड ऑफिसर हो, या वो कमीशनड ऑफिसर हो, या वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो, या सेनेटर हो, या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो, तो इन लोगों को दी जा सकती है। अच्छा, और वो क्लासेस क्या हैं? तो देखिए एक चीज़ पहले पूछूं मैं, ये तफरीक क्यों है, ये तफरीक क्यों है? मतलब एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसके पास मिसाल के तौर पर है ही कुछ नहीं, तो वो 6 लाख टैक्स नहीं दे सकता। एक आम आदमी जो MP है, मैंने नहीं है, सेनेटर नहीं है, उसको हमने क्यों नीचे किया हुआ है कि तुम तो भाई ऑर्डिनरी हो, ऑर्डिनरी रहोगे, जेल में भी जाओ ना। मतलब जेल में तो आदमी जुर्म करके आता है ना, तो जुर्म किया है तो भी चूंकि मैं बड़ा आदमी हूँ तो मुझे फैसिलिटी। तो ये कौन सी ये पूरी दुनिया में कंसेप्ट है। इवन आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, तो वहाँ भी जो वाइट कॉलर क्राइम वाले हैं उनकी जेलें ही अलहदा हैं। चूँकि पाकिस्तान जो सा है ये तरक्की पजीर मुल्क है, ये अलहदा जेलें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लिहाजा उन्हीं जेलों के अंदर वो प्रोविजन दे दी है। फॉरेन कंट्रीज़ में अलहदा जेलें बनाई हुई है वाइट कॉलर क्राइम में। मोस्टली दीज पीपल आर वाइट कॉलर क्राइम, तो इसलिए इनको फिर उनसे अलहदा भी रखा जाता है और थोड़ा सा बेटर फैसिलिटेट। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर किसी 6 लाख इनकम देने वाले या MNA या MP या सेनेटर ने कोई कत्ल कर दिया, तो उसको फिर प्रोविजंस है कि कोई बंदा है, चाहे वो इनकम टैक्स दे रहा था, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन था, वो किसी ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व है जो बड़ा सीरियस है, तो उसे बेटर क्लास नहीं दी जाती। मैं बता देता हूँ, जैसे टेररिज्म है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ है, एस्पियनेज है, कोई नारकोटिक्स स्मगलिंग है, तो इन लोगों को बेटर क्लास नहीं दी जाती। यानी उसमें भी प्रोविजन रखी हुई है कि इनको दी जाए। अब जरा फर्क पे आ जाते हैं, क्लासों का फर्क। नहीं, एप्लीकेशन किसको देते हैं? ये जेल सुपरिटेंडेंट फैसला करते हैं या जज? क्लास ये देते हैं सुप्रीम जेल को, सुप्रीम जेल DIG को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं, DIG पर पूरा प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस सुप्रीम जेल करता है, उसको फिर DIG चेक करते हैं, DIG IG प्रिजन्स को भेजते हैं, वहाँ काउंटर चेक होकर फिर रिकमेंडेशंस के साथ ये चले जाते हैं होम सेक्रेटरी के पास। सही है, ठीक है। और होम सेक्रेटरी फिर उसको ग्रांट करते हैं। सही। और दूसरा तरीका ये है कि वो बंदा कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि मुझे बेटर क्लास दे दी जाए, कोर्ट एवेलुएट करता है, एवेलुएट करके तो अगर वो कोर्ट बेहतर समझे और कन्विंस हो जाए तो वो टेम्परेरीली दे देते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट से रब्ता करें और वहाँ से आप। अब फर्क क्या है दोनों में, ऑर्डिनरी क्लास और बेटर क्लास? ऑर्डिनरी क्लास जो है वहाँ मुझे लगता है कि अब तो शायद फ़र्क कोई नहीं है, बहुत कम फ़र्क रह गया है। जैसे ऑर्डिनरी क्लास ले लें, ऑर्डिनरी क्लास में LCDs भी लगी हुई हैं, वाटर कूलर्स भी लगे हुए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी हैं, मैट्रेसेस रखने की भी इजाज़त दे दी है, खाना जो सा है वो बेटर क्लास और ऑर्डिनरी क्लास का सेम है। हाँ, जो बेटर क्लास है उसको ये ज़रूर फ़ायदा है कि वो सेपरेट रहता है, उसको एक बेड भी मिल जाता है, उसको काम करने के लिए मशक्ति जो सा है वो भी मिल जाता है, और मशक्ति मीन्स कैदी ही होता है जो उसके काम कर रहा होता है। अच्छा, उसको कुकिंग की सहूलत भी हासिल है कि वो कुक खाना कर सकता है और घर से भी आ सकता है। नहीं, घर से नहीं आ सकता। और वहाँ कन्विक्टेड प्रिजनर का रूल है ही नहीं है कि कोई कन्विक्ट हो और वो लेकर आए, उसने जेल का खाना ही खाना है। तो वैसे ये बेटर क्लास में भी ये ऑप्शन बेटर क्लास में भी नो रूल एग्जिस्ट। मतलब वज़ीर आज़म वगैरह को खाना घर से नहीं, माजी में ऐसा ही होता है, माजी में ऐसे ही होता रहा है कि जो वज़ीर आज़म है वो जेल का खाना खाते रहे और ये मीडिया में भी आया सारा, और वो जेल का ही खाना खाते रहे, और दिस इज एग्जाम्पल। सही। जो आम कैदी खाते थे वही खाते थे। तो मतलब अगर हमें अलग कमरा चाहिए तो नहीं, वो बेटर क्लास है, वो बेटर क्लास के। जी, हाँ जी, वो बेटर क्लास। सही है। और जो ये मुलाकातें हैं वो कब होती हैं, कैसे होती हैं? वो अलाउड होता है या वो कोई रुकवा सकता है? मुलाकातें वंस इन अ वीक अलाउड है, तकरीबन 6 लोग कर सकते हैं मुलाकात। और दूसरी साइड पे सुप्रीम जेल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है बाय रूल्स
कि वो जितनी मुनासिब समझे वो करवा सकता है। यानी रूल्स पे उसे डिस्क्रिप्शन दी गई है कि अगर वो चाहे डेली मुलाकात करवाना डेली भी करवा सकता है, अदरवाइज खास रूल। अच्छा क्विकली सिर्फ एक चीज़ के आप जेल जाना चाह रही हैं या लोगों को भिजवाना चाह रही हैं, आसान कर रही हैं? आजकल जा बहुत रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा ये सेगमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ ये पूछना है कि मिसाल के तौर पे किसी जज के ऑर्डर से किसी ने ये कहा है कि भाई इसको अडयाला जेल में रखना है, तो क्या उसका जेल कोई और भी हो सकता है या अडयाला ही हो जाएगा या किसी और जगह भी रख सकते हैं? कोई भी हो सकता है। ये आगे जेल वालों ने देखना है, जेल अथॉरिटीज़ ने देखना है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने देखना है कि उस कैदी को कहाँ रखना है, क्योंकि जज साहब ने तो ऑर्डर कर दिया कि जी उसको फलां जेल में रखते। मुमकिन है कि वहाँ उसको लाइफ थ्रेट हो, मुमकिन है वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रॉपर ना हो, मुमकिन है वहाँ कोई और फैसिलिटी ऐसी ना हो, तो उसको फिर जेल अथॉरिटीज़ एज़ पर पॉलिसी उसको दूसरी जेल में शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहिद सलीम बेग साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे XIG प्रिजन्स पंजाब और हमें क्लासेस का फ़र्क बता रहे थे जो कि अब ऑर्डिनरी और बेटर क्लास रह गई। ये पता नहीं मुझे और अवैस को कहाँ डालेंगे, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा, मुलाकात करने आएंगे। इसके ऊपर फोकस किया है, अल्लाह आपको ही पूछेगा। नाजरीन एक वक्फा लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जिस तरह हमारा चोली दामन का साथ है, वैसे ही एक और साथ भी होता है ज़िंदगी में, वो होता है किराएदार और मालिक मकान का साथ। और उसमें बड़े फड्डे होते हैं। अक्सर औकात हम देखते हैं कि मालिक मकान की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती है या किराएदार की तरफ से प्रॉब्लम होती है, और ये जो मामलात हैं ये कैसे सुलझाए जाएं। आप भी अगर इस तरह के किसी मामले से गुजर रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारे सेगमेंट में हमारा बता सकते हैं। ये मुद्दा भी उतना ही जरूरी है जितना निकाहनामा पढ़ना। हाँ, जब तक आपने किराएदार और मालिक मकान आपस में बैठ के अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे मसाइल निकल आएंगे। और फिर बाज़ औक़ात बाकी तो हमें पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट होना ना होना इस मुल्क में वैसे है बराबरी। तो हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ कुछ मामला हुआ है, बिल्कुल, तो ये समझाएंगी कि क्या मामला हुआ है, और फिर उसके बाद वकीलों की तरफ हम जाएंगे, जिसमें कि अमार ज़ियाउद्दीन साहब जो हैं वो हमारी मदद फरमाएंगे और वो बताएंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होने चाहिए और कौन कौन से क्लॉजेस जो हैं उसमें लाजमी आपको डलवाने चाहिए अगर आप किराएदार हैं या आप मालिक मकान। जी सादिया, क्या हुआ आपके साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं तकरीबन 3 साल होने के आए एक बिल्डिंग में रह रही हूँ। बिल्डिंग की मैंने आप लोगों को फुटेज दी है, आप देख सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। जब मैं वहाँ शिफ्ट हुई थी तो वहाँ लिफ्ट थी, वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि जी मेंटेनेंस चार्जेस हैं और ये इसके अंदर जो है ये आपके सारे जो भी बिल्डिंग के मेंटेनेंस है वो ये करेंगे, सफाई करेंगे, गैस लीकेज है वो देखेंगे, पानी का इशू कभी भी नहीं आपको होगा, ये सारी चीज़ें वो करेंगे। लेकिन ठीक है जी, हमने वो कर लिया। हर साल जो किराया था उसके साथ साथ मैं वो पे करती रही, जो मेंटेनेंस थी वो पे करती रही। मेरा ऐसा है कि मेरा फर्स्ट से नहीं, मेरा 15 से है एग्रीमेंट, तो मैं 15 की 15 पे करती हूँ। तो मैंने कुछ अरसे से उनको शिकायत करना शुरू की। पहले बीच में करती रही कि जी लीक होती है गैस, तो ये नहीं करके देते मेंटेनेंस, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, खस्ता हाल सी तो है। तो ये बिल्कुल इन्होंने 3 साल में मैंने तो उनको देखा नहीं है कि उन्होंने कभी रंग ही कराया हो या कभी इवन जंगले ही उतार दिए हों, ना कोई मुझे वहाँ कोई प्रॉपर गार्ड नज़र आता है। फिर दूसरा ये कि वो इनसिक्योर सा उनका जीना है। उन्होंने कहा जी लिफ्ट है, वो लिफ्ट भी उनकी मोर देन 6 मंथ्स है बंद पड़ी हुई है, वो भी ठीक नहीं हो रही। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ जब मैंने उनको कहा तो जो ओनर्स थे उन्होंने कहा आप ऐसे करें कि ये मेंटेनेंस आप डायरेक्टली डील करें, हमें सिर्फ रेंट दे दिया करें। तो बात ये थी कि दोनों सूरतों में भी मैं कैसे उसको डील कर सकती हूँ। अब मुझे भी ये बात है कि मुझे कह दिया गया कि जी आप उसको डायरेक्ट डील करें, ज़रा उसको भी कहीं ये बात होगी कि डायरेक्टली मुझे डील करना है। तो अभी तो 15 को मेरा रेंट जाना है, पानी उसने 7 मुहर्रम से मेरा बंद किया हुआ है। ओह यस, बीच में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके खुलवा लिया, कोशिश करके खुलवा ली, दोबारा बंद कर दिया। अब आज फिर मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत तो ठीक थी नहीं, फिर भी मैं गई, थाने गई, बुखार में ही गई। मैंने उनको जाके एप्लीकेशन दी उसके ख़िलाफ़ कि देखें एक तो थ्रेट कर रहा है वो बंदा बहुत बुरे तरीके से, तो ज़ाहिर है मैं अकेले इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती। तो दूसरा ये है कि पानी बंद है। अब और कुछ ना भी हो, 5 टाइम मुझे अगर नमाज़ पढ़नी है तो वज़ू तो मुझे करना ही है, तो मैं कितने टाइम तक वो जो पीने का पानी है वो यूज़ करूँगी, और फिर नहाना है, वॉशरूम जाना है, सारी चीज़ें हैं, बच्चे हैं घर पे। तो पुलिस ने कहा जी मैडम ये इस इशू के अंदर तो हम कोई ख़ास आपकी मदद नहीं कर सकते। अच्छा। मैंने कहा अच्छा चलें FIR कटवा दें कि ज़रा बुनियादी मेरी एक ज़रूरत है, उसको एक बंदा जो है वो थ्रेट करा, और दूसरा ये कि मेरे ड्यूज़ क्लियर है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ड्यूज़ नहीं दिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट आपका प्रॉपर हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ था, लेकिन उसमें भी मेरी जो परसेंटेज थी रेंट की, क्योंकि जब मैं शिफ्ट हुई तो मैंने उनसे कहा ये चीज़ें आप ठीक करवा दें, तो उन्होंने कहा मैडम ये अगर आप रहेंगी तो हम करवा देंगे। मैंने कहा जब रह जाएं तो फिर तो कोई भी नहीं करता, तो मैंने कहा ये आप पहले करवा दें।
तो उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं कि आप ये चीज़ें खुद करवा लें, हम आपको जो रेंट की सालाना एवरेज होती है ना 10%, हम आपको 5% चार्ज करेंगे। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने इन कैश उनको पैसे दिए कि जी आप मुझे ये काम करवा के दें। तो मेरा एग्रीमेंट उनके साथ 5% पर ईयर है। ओके। तो वो एग्रीमेंट ज़रा साल का होता है, साल के बाद उसको रिव्यू करते हैं। मैंने उनसे कहा जी इसको रिव्यू करें, कुछ मेंटेनेंस है वो कर दें। दे डिडंट बॉदर। उन्होंने कहा मैडम चलने दें, जब तक आप रह रही हैं बस आप हमें 1 महीना पहले नोटिस दे दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। और इस तरीके से ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मामला ऐसे चलता रहा। अच्छा, अब क्या हुआ कि उन्होंने एकदम से वो 5% के बजाय किराया भी एकदम से बढ़ा दिया, और वो 10 भी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही है वो। अच्छा। तो कुछ उन्होंने कहा कि जी अराउंड मेरे ख्याल 10,000 एकदम से बढ़ा दिया कि जी ये हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, शहबाज शरीफ ने बहुत महंगाई कर दी है, फ़लाँ ने बहुत महंगाई कर दी है, तो वो हमने आपसे पूरा करना है। तो उन्होंने मेरा किराया बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये भी एग्रीमेंट के अगेंस्ट है। लेकिन अगर हम देखें जो हमसे मिस्टेक होती है कि अब एज ए वीमेन या किसी भी अब जो बंदा रह रहा है वो ज़रा अपनी सहूलत के लिए रह रहा है ना, अब वो पीछे पीछे फिरेगा कि जी मेरा एग्रीमेंट आप रिन्यू करें। ओनर्स नहीं आते, वो एक दफ़ा बस उनको इतनी गर्ज है कि जी पैसे दे दें, ना कोई मेंटेनेंस करते हैं, ना कोई कुछ सुनते हैं। ये केस हमें आ गया समझ में। अब सर अम्मार साहब आपकी तरफ आते हैं। एक तो ये केस है, लेकिन बुनियादी तौर पर क्या गलतियां होती हैं किराएदार की तरफ से, और फिर मालिक मकान की तरफ से भी आएंगे, क्योंकि किराएदार भी कब्जे कर लेते हैं भाई घरों पर। तो अगर आप किराएदार हैं तो क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए? तो किसी भी आई थिंक रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले जो बुनियादी गवर्निंग डॉक्यूमेंट होता है वो अग्रीमेंट होता है। और अग्रीमेंट आम तौर पे जो टेम्पलेट्स मिलते हैं कचहरियों से या स्टैम्प वेंडर से वो ना लीजिए। एक अच्छा अग्रीमेंट बनाइए जिसमें आप अपनी प्रोटेक्शंस को रखें। किसी भी एक अच्छे अग्रीमेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की डिटेल्स होनी चाहिए, मुद्दत क्या है, जैसे 1 साल का रोल ओवर आप 3 साल कर दें, मुद्दत क्या होनी चाहिए, टर्मिनेशन क्लॉजेस क्या होनी चाहिए, 1 माह का नोटिस है, 3 माह का नोटिस है। फिर उसमें कुछ इंक्रीमेंट की डिटेल्स, अब ये कह रहे हैं कि 5% था, उन्होंने फिर भी 10% कर दिया, अग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर दी। फिर इसके अलावा इसी तरह अग्रीमेंट में ऑब्लिगेशंस होती हैं कि किराएदार की क्या ऑब्लिगेशंस हैं कि सब लेट ना करे, न्यूसेंस क्रिएट ना करे, जिस मकसद के लिए उसको प्रॉपर्टी दी गई है किसी और मकसद के लिए ना करे, ख्याल रखे। फिर लैंडलॉर्ड की भी इसी तरह जिम्मेदारियां हैं कि जो जिसका ये भी जिक्र कर रही हैं कि अम्यूनिटीज सारी वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने का, मेजर रिपेयर्स का वो रिस्पॉन्सिबल है। अब एक फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स में ऑब्वियसली हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर पे चीज़ें होती हैं, या कॉमन एरियाज़ की स्पेस यूज़ कैसे होगी उस पर कुछ क्लॉजेज होती हैं। अब अग्रीमेंट तो चलिए एक बुनियादी सतून है आपके रिलेशनशिप का, लेकिन अग्रीमेंट जो है एप्लीकेबल लॉ को आउट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ इस्लामाबाद की हद तक जैसे रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है, वहाँ पे दर्ज की गई हैं लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशंस भी, वहाँ पे दर्ज की गई हैं टेनेंट की प्रोटेक्शंस भी, और इस तरह के जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं वहाँ पे एक फोरम दिया गया है कि आप अपने ग्रीवेंस को सेटल करने के लिए रेंट कंट्रोलर के पास जाएं या मीडिएशन काउंसिल में अप्रोच करें, दरख्वास्त दें कि देखें जी यहाँ पे मेरे अग्रीमेंट की या इवन अदरवाइज कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। देखें मेरा सो लैंडलॉर्ड जो है कानून के नीचे आपकी बिजली नहीं बंद कर सकता, आपकी गैस नहीं बंद कर सकता, और इसी तरह वो सारी फैसिलिटीज़ जो आपके लिए ज़रूरी हैं फॉर इंजॉयमेंट, क्या कहते हैं, for peaceful possession, peaceful possession of the property, जो आपकी ज़रूरियात हैं वो रोकेगा। तो फिर आप जाइए अपने अग्रीमेंट को और कानून को इन्फोर्स कीजिए रेंट कंट्रोलर के पास, एक दरख्वास्त दीजिए, और फिर उसकी पावर्स हैं कानून के नीचे कि वो कमीशन अपॉइंट कर सकता है, मौके पे आ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट मुरतब कर सकते हैं, और उस पर वो फिर एक्शंस लेते हैं। अच्छा, अगर यही चीज़ आप दूसरी साइड से देखें कि अगर कोई किराएदार ऐसा है जिसने मालिक मकान का घर ख़राब किया है या घर पे कब्ज़ा कर लिया है, तो भी यही फोरम है यहाँ पर? देखें इसी कानून में दर्ज है शिक 17 है मिसाल के तौर पे, जो कि कहती है कि आप इविक्शन किन किन सूरत में मुमकिन है किसी भी किराएदार की। कब्ज़े में तो आप FIR भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कब्ज़ा है आपका, टेनेंसी का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो वो अब ऑक्यूपाई कर रहा है इलीगली, ट्रेस पास कर रहा है, तो उसके लिए तो आपके पास क्रिमिनल रिड्रेसर भी है। लेकिन ड्यूरिंग द करेंसी अगर किराएदार के ख़िलाफ़ से पड़ोसियों की तरफ से शिकायत आ रही, या उसने प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, या रेंट या मेंटेनेंस विद होल्ड कर दिया उसने,
तो फिर मालिक मकान के लिए भी जो रिड्रेसल है वो उसी कानून के नीचे है, ठीक रेंट कंट्रोलर। सही। अच्छा, इरफान साहब हैं हमारे साथ कॉल पर इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब फरमाइए। सर सवाल ये है, ये जनाब से मोहतरम कानूनदान है। जी जी सर, अगर एक आदमी ने अपनी एक दुकान इस्टेब्लिश की है, उस पर खर्चा किया है और सारी अपने जो बेचने की जो चीज़ें वो रखी हैं, उसके बाद जो मालिक दुकान है वो ये कहता है कि भाई अब आप इस तरह करें, इसको खाली कर दें, मुझे खुद यहाँ बिजनेस करना है, आप इसको छोड़ दें। तो एग्रीमेंट भी लिखा गया है कि 5 साल है या 4 साल है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ लोगों को साथ मिलाकर प्रेशराइज करता है। तो इस सिलसिले में किराएदार का क्या है? और अगर वो किराएदार ऑलरेडी उस दुकान में पहले से 10-15 साल से सॉरी उसी में पहले कुछ और काम कर रहा था, उसके बाद उसने अपने काम को तब्दील किया और कोई दूसरा जो काम उसने शुरू किया, और वो कहता है कि नहीं भाई मैंने आपको इस काम के लिए ये दुकान दी थी, इसके लिए नहीं दी, तो उस सिलसिले में उसको क्या करना चाहिए जनाब? इन 2 सवाल हैं और अच्छे सवाल हैं। देखें, अव्वल तो ये कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को आपने सबलेट किया, उसको रिक्लेम करने के लिए ग्राउंड्स और भी मतलब टाइट हैं। मतलब अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने वापस सीक करनी है तो वो फिर भी आसान है कानून के नीचे, कमर्शियल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा थ्रेशोल्ड हाई है। अब दूसरा इनका जो एस्पेक्ट था वो ये था कि अगर मैंने इम्प्रूवमेंट्स कर दी हैं तो उसके बाद वो मुझे इस तरह से इविक्ट कर सकते हैं एग्रीमेंट के बावजूद, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एविक्शन जो है बड़े लिमिटेड ग्राउंड्स में होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में एविक्शन और भी लिमिटेड ग्राउंड्स पे होती है। आपने बोनाफाइड यूज एस्टैब्लिश करना होता है कि मुझे चाहिए, मेरे पास और कोई जगह नहीं है और ये मेरा आमदनी का एक इम्पॉर्टेंट जरिया है। अब इन्होंने एक और सवाल भी किया, वो ये था कि कारोबार बदल दिया। अब अगर आपका जो कारोबार बदला गया है वो अगर आपके एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है तो फिर वहां पे आप थोड़े से वल्नरेबल हैं। अगेन आई विल गो बैक टू स्क्वायर वन, वो यही है कि एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है और उसमें जो मकसद है जिसके लिए आपको दुकान दी गई वो मकसद आपने जरूर स्पेल आउट करना है। अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर कमर्शियल यूजेस के लिए कमर्शियल पर्पस है, फिर इलीगल नहीं है या उसको आप किसी और मकसद के लिए आइडेंटिफाई ना किया हो कि इस पे आपने करियाने की दुकान ही लगानी, तो फिर अगर कमर्शियल पर्पस है तो फिर ही इज प्रोटेक्टेड। और इनको यही एडवाइस करूंगा कि पहले तो उनसे बैठ के गपशप मारें, कोशिश करें कि उनको समझाएं, नहीं मानते तो फिर अदालत ही जाएंगे, व्हिच इज नॉट द बेस्ट रिकोर्स बट द ओनली रिकोर्स। ताहिर अब्बास साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ताहिर साहब फरमाइए। सर ये है कि 10% जो बढ़ाया जाता है किराएदार के ऊपर, ये चीज अब बोझ है। किराएदार गरीब बंदा होता है, उसका अपना घर बार शॉप वगैरह नहीं होती, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है किराया बढ़ता जाता है और साथ जो है जो बोझ मकान बोझ बढ़ता जाता है इसके ऊपर और किराया देने की दिक्कत भी नहीं रहती। आजकल के दौर में तो खाना पीना मुश्किल है, किराया देना तो एक अलग बात है। हालांकि कानून में ये 10% नहीं है, एग्रीमेंट में जरूर है। तो सवाल ऐसा कानून बनाया जाए। जी चलें, अम्मार साहब आपको बताते हैं। हाँ, इसमें मैं 2 इश्यूज को एड्रेस कर दूं। 10% इंक्रीज। मैं अग्री करता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली कानून में। देखें, कानून साजी आप लोगों की प्राइवेट अरेंजमेंट में नहीं कर सकते। कानून में ये है कि कानून में ये दर्ज है कि 10% है, लेकिन कानून में ये भी है अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी 3 साल की मुद्दत के लिए अगर आपने रेंट आउट की है, इनिशियल टर्म 3 इयर्स है, तो उस टर्म में आप उसको नहीं बढ़ा सकते। हाँ, वो तो खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आपने कुछ इंप्रूवमेंट्स की हो जो लैंडलॉर्ड ने की हो तो वो आप एडजस्ट करते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द प्रिंसिपल, देखिए इनकी बात जायज़ है कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, आपकी परचेजिंग पावर तो दोनों के लिए है ना, उस कम होगी भी तो नहीं, बट 10% देखें, 10% मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं करते जी। 10% इज अनफेयर, और मैं सिर्फ ये आर्गुमेंट करना चाह रहा हूँ कि ये कानून में नहीं होना चाहिए, ये अग्रीमेंट के नीचे गवर्न होना चाहिए। सही है। अब कमिंग टूवर्ड्स हर प्रॉब्लम, ये इनके पास क्या ऑप्शंस हैं और ये कहाँ जाएं? मेरा ख्याल है पुलिस की कंप्लेंट तो एक है जिसमें कि पुलिस ने थोड़ा सा दिखाया और वो पानी खुल गया, लेकिन अब पानी दोबारा बंद है। सो मैम, पुलिस तो इनका कभी भी इनसे यही बात हो रही थी, इनका ऑब्वियसली शी हैज़ हर ओन कन्विक्शंस, लेकिन इनकी जो सोल्यूशन है वो रेंट कंट्रोलर के पास ही है। ये सिविल नेचर का मुकदमा है और रेंट कंट्रोलर के पास ही इनको दरख्वास्त, अगर
जैसे ये कह रही हैं कि मेंटेनेंस का इशू है, ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, तो इनके अगर ये कोशिश कर सकें, इनके और भी साथी जो इनके पड़ोसी हैं वो इनके मिल के जाएँ और वो एक दरख्वास्त दें। और रेंट कंट्रोलर की मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि ये आम सिविल मुकदमे की तरह ये कार्रवाई नहीं चलती, ये स्पेशल लॉ के नीचे चलती है और ये 2-3 महीने में ये खत्म हो जाती है। अच्छा ठीक है। और इस पे आम आदमी का खर्चा कितना आता है? मतलब जाहिर है उसके लिए भी लॉयर को हायर आपने करना है, या वो मतलब वकील कहाँ पैसे लेते हैं शिफा? वकील तो देखें कर लेते हैं, वकील का पेट नहीं होता। वकील जो है वो बड़े बेचारे और बड़े क्या बेजरर सा एक शोबा है हमारे माशरे का। तो कोई इतना खर्चा नहीं होता। मैं पूछ रही हूँ बात कि वो कानून कहाँ है जो इमीडिएट रिलीफ देगा? एक बंदा आता है वो पानी बंद कर देता है, बाय लॉ पानी बंद कर सकते हैं आप किसी का? मैं तो ये नहीं समझ आ रही। नहीं कर सकते। तो फिर इस पे सर, इस पे क्या है? इस पे एक्शन पुलिस ही लेगी? पुलिस नहीं लेगी एक्शन। इन्होंने कोशिश करके देख लिया। नहीं, पुलिस तो अपने नॉर्मल हालात और वाकयात और एक बंदा वायलेशन कर रहा है, वैसे पुलिस के डोमेन में नहीं है। मामलात बिल्कुल है अवैस। एक चीज़ और अप्रिशिएट कीजिए कि पुलिस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अंडरस्टाफ्ड भी है। ये तो दुरुस्त है। और पुलिस के जो प्रायोरिटीज भी नहीं जो इश्यूज हैं वो ताज़ीरात पाकिस्तान की मोटी मोटी शिफ्टों को इन्फोर्स कर दें, क्राइम कंट्रोल कर दें, वही बड़ी बात है। बड़ी बात है। वो रेंट मैटर्स में बहुत ही रेयरली वो इंटरवीन करेंगे और इधर भी नहीं किया और वो नहीं करेंगे। आपको अदालत ही जाना पड़ेगा। और अच्छा, आपके जहन में क्या है कि अब क्या कर सकती हैं और क्यों आप अभी रिलेक्टेंट है अदालत जाने से? नहीं, वो तो अदालतें बंद है ना, इनसे बात हुई अभी राइट नाउ तो अदालत, ये तो प्रॉब्लम बता रही हूँ। देखें फाइलिंग पानी तो उस वक्त तक पानी ना पिए आप, राइट नाउ आप सिचुएशन को क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं है, अब पानी नहीं है तो आप क्या जी सकते हैं? क्या आपकी सारी बुनियादी ज़रूरतें, आपने वुज़ू करना है, आपने नमाज पढ़नी है, आपके बच्चों ने स्कूल जाना है, नहाना है, वॉशरूम है, किचन है, कुकिंग है, यानी पानी के साथ तो सारी जिंदगी है। आप मुझे इंटरनेशनल लॉज ही बता दें कि किसी जगह पर भी पानी बंद करने के ऊपर क्या है? ये अदालत को पता होना चाहिए ना कि भाई छुट्टी लेंगे। अदालत ने उनके घर में पानी का मसला नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ, इसमें मसला नहीं होगा। ये आम गरीबों के, हमारे जैसे लोगों के देखें, जब हम मकान लेते हैं तो बुनियादी चीज बिजली, पानी, गैस इंक्लूडेड है ना, तो मुझे पानी नहीं मिला। मैं तो अदालतों की मैं छुट्टियां भी डिफेंड नहीं करता। मैं आई थिंक ये कॉलोनियल एरा से एक रस्म चली आ रही है, तो चली आ ही रही है। लेकिन सिर्फ कानून पे सिर्फ ये बात करूंगा कि लैंडलॉर्ड ये अम्यूनिटीज़ विदहोल्ड नहीं कर सकता सिर्फ उस सूरत में, और कानून में जो अल्फाज लिखे हैं वो जस्ट और सफिशिएंट कॉज है, वो यही सूरत या वो यही उज़र पेश कर सकता है कि या आपने मेंटेनेंस नहीं दी या आपने किराया नहीं दिया, और वो भी एक परसिस्टेंट डिफॉल्ट उसने एस्टैब्लिश करना। ये नहीं कि एक मरतबा हो गया है, 2 मरतबा को होता है जो। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर क्या होगी अगर ये कर लेती हैं, ये कंट्रोलर की तरफ चली जाती हैं और वो, तो उस पर भी जरा हम आएंगे कि उस शख्स को सजा क्या हो सकती है? हो सकता है यही सुन के जरा वो डर खौफ खा ले। सादिया साहिबा हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, मैं जरा वकील साहब से बात करनी। जी जी फरमाइए, सुन रहे हैं वो। मैं सर एक बेवा औरत हूँ, मेरी 5 बेटियां, मैं कैंसर की मरीज हूँ। मैं 3 साल का एग्रीमेंट किया हुआ मालिक मकान के साथ। आपका प्रोग्राम सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं बहुत गरीब हूँ। मालिक मकान हर माह आके ना गालियाँ निकालता है और निकालने के बाद कहता है अगले माह मकान खाली करो, मैंने छत पे कपड़े डालने, मैंने कबूतर रखने, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दो। आपने किराया पूरा दे रही हैं आप या नहीं दे पा रही हैं? जी जी, मेरा किराया, मैं जी घरों में काम करती हूँ, 14,000 रुपया किराया है। 10 तारीख को दरवाजा खड़का के मैं पहले किराया दे के आती हूँ, बाद में ऊपर चढ़ती। सही है, ठीक है। और अभी आपका जो 3 साल का मुद्दत है वो खत्म होने में कितना वक्त है? जी अभी रहते हैं 11 माह। ठीक है सर, ठीक है। आई थिंक सर सोल्यूशन तो वही है, लेकिन आप थोड़ा सा ये चीज़ समझिए कि शायद हमारे यहाँ निज़ाम अदल इनको केटर नहीं कर रहा, इनको सोल्यूशन या सर्विस डिलीवरी नहीं दे रहा, क्योंकि निज़ाम अदल जो कि यहाँ पे पहले भी शायद बात हुई कि शायद वो इनएक्सपेंसिव नहीं है, शायद इनके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए या अदालत जाने के लिए, घरों में जाकर कभी कभार माइंड में भी ये होता है कि भाई शायद वकील बहुत ही ज्यादा पैसे ले लेगा। कह रही हूँ ना, वो भी वही बात कर रही है। एक आम शहरी की इज्जत नफ्स है, उसकी प्रोटेक्शन है, ये एक बंदा ज्यादती कर रहा, इमीडिएटली रिलीफ कौन देगा? पुलिस के अलावा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? तो इसका मतलब है पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है। ये लकूना है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मैम देखें, पुलिस जो है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस में
दे स्प्रिंग इनटू एक्शन। हाँ। जी जी, ये सिविल नेचर या दीवानी नेचर का मुकदमे है, इसमें अदालतें ही हैं। अब जहाँ तक आपका कंप्लेंट या क्रिटिसिज्म है कि शायद आपको फौरी रिलीफ नहीं मिलेगा, वो शायद मैं डिफेंड भी ना कर सकूं यहाँ पे, लेकिन क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का, तो वो सिर्फ अदालत में ही है। शॉर्ट ऑफ अदालत यही है कि आप सब मिल के उसको समझाएं कि यार आप ये चीज़ें ना रोकें। और अगर अदालत उसको सजा देगी तो वो क्या क्या नेचर? रेस्टोरेशन है मैम। सो इसमें इनकी रेमेडीज तो यही है, या जुर्माना है या रेस्टोरेशन है, कि मेरी ये जो इसने चीज़ें सस्पेंड की हुई हैं इसको रिस्टोर करें, या फिर साथ कोई एडिशनली अगर ग्लेयरिंग उसकी तरफ से गलतियां हैं तो उस पर जुर्माना करेगी अदालत। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छा, मैं यहाँ ये समझ रही हूँ, सॉरी अगर टाइम है तो, जो मुझे समझ आई है कि कानून ये बता रहा है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। नहीं, कानून ये बता रहा है कि अदालत सॉल्व करेगी, पुलिस तो अदालत सॉल्व करने के लिए पानी बंद रखा जाएगा, बिजली मुनक़ता की जाएगी, मतलब पुलिस एक बंदा जो है वो आपको बुनियादी ज़रूरतों से रोकता है, लेकिन हमारे पास उसको सजा देने का कोई वो नहीं है। यानी अदालत कहती है अच्छा चलो तुमने जितने दिन बंद कर दिया कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ किया, अब पानी खोल दो। ये भी हो सकता है कि उससे डैमेजेस क्लेम किए जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए एक बुनियादी अजम्पशन है कानून के नीचे कि आपको अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना पड़ता है। हाँ, वो एक फर्स्ट एक्शन आपको लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। उसी के लिए जंग थोड़ी सी लंबी भी चले, उसी के लिए आप दोनों भी हमारे साथ जो है लंबी जंगें होती हैं। ये वाकई बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने वक्त दिया जी, और ये मामला वाकई गंभीर है, आपको आने वाली फ़ोन कॉल से भी अंदाज़ा हो चुका होगा। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। किचन जो है वो इंसान के जो घर है उसका एक बड़ा अहम हिस्सा होता है, और हम सब किचन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। किचन में जो पकता है उससे मोहब्बत करते हैं, और किचन में जो पकाता है उससे भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो भी करनी चाहिए, वरना अच्छे खाने नहीं बन सकते। लेकिन अब ये जो किचन है ये आपके घर में एक ऐसी जगह भी बन सकता है जहाँ पर जरासीम बेतहाशा हो और वो बीमारियों का गढ़ बन सकता है। तो अब बहुत मरतबा हम देखते हैं कि ऐसी अशिया होती हैं किचन में कि जो कि लगती तो साफ़ है, लेकिन वो होती नहीं है साफ़, और वो दरअसल होती हैं जरासीम का मस्कन। तो कुछ ऐसी ही अशिया के मुताल्लिक आपको बताते हैं। शिफा, आगाज़ करेंगी आप या मैं बताऊं? बताएं, बिल्कुल बताएं। मेरा भी किचन से बड़ा राब्ता है, और किचन में मौजूद जो नॉब्स होते हैं ना, या दरवाजे के हैंडल और जो बटन्स, वो बरक़ी आलात के बटन्स, उन पर भी लगे हुए जो डायल्स होते हैं उन पर जरासीम बहुत सारे आ सकते हैं, और अमूमन उनकी सफाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, और इसकी वजह से जरासीम काफ़ी फैल सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताऊँ मैं? नेक्स्ट बिल्कुल, इसके अलावा जो कपड़े हैं, जो साफ़ियाँ होती हैं किचन की सफाई के लिए, क्या होती है? साफ़ी जी, हाँ, उनको साफ़ी कहते हैं। मैं किचन की सफाई की कपड़े की बात कर रही हूँ। तो वो जो साफ़ियाँ हैं उनको अगर आप टाइमली ना धोएं, या जाहिर है वो बहुत अरसे से वो उतनी गंदी, कहीं कहीं आप देखें उन पे बाकायदा तौर पे आपको ग्रीस नज़र आ रही होती है, इतना वो ऑयली हुए होते हैं, गंदे त्रक जिसको कहते हैं ना, त्रके हुए होते हैं वो, लेकिन लोगों को एहसास नहीं होता कि उनको धोना है, या ऐसी सिचुएशन में तो उनको डिस्कार्ड ही कर दें। अगर तो वो अगर कपड़ा खुद जरासीम से भरा हुआ है तो वो सफाई कैसे करेगा? बिल्कुल, हम गंदे कपड़े से सफाई करते हैं जी भाई, वाह वाह वाह। साफ कपड़ा लाते हैं, वो इतना गंदा होता जाता है, लेकिन हमें फील नहीं होता कि हम इसको धो लें। कैसे धोएं, क्या करें, कोई तरीका बताएं? धोने का उसका यही तरीका है कि रोज़ाना उन कपड़ों को ब्लीच में भिगो दें, और ब्लीच में भिगो के और आप सुबह उसको लटका दें, ज़ाहिर है उसको निचोड़ के कपड़े को लटका दें धो के। और मतलब ब्लीच जो है वो उसका एक इलाज है, ब्लीच इलाज है। अदरवाइज आप आम सर्फ से भी उसको जो है वो धो सकते हैं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं उससे भी आप गंदा कपड़ा होता है कि जब उसको हम साबुन से धोएंगे उसके बाद साबुन को धोना पड़ेगा, वो इतना गंदा होने देते हैं हम। हाँ। अगर 2-4 दिन बाद उसको आप वैसे ही डाल दें वॉशिंग मशीन में, या हाथ से उसको थोड़ा सा कंगाल लें पानी और साबुन वगैरह लगा के, तो वो कदरे बेहतर हो जाता है सिचुएशन। लेकिन ये कि वो चूंकि इतना पुराना हो जाता है और इतना उसको वक्तन फवक्तन तब्दील कर लें फिर जी। अच्छा, एक और मामला वो स्पंज है जिससे आप बर्तन धोते हैं। ये भी मुसलसल गीले रहने की वजह से जरासीम जो है उनकी बड़ी पसंदीदा जगह है, फेवरेट जगह है, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो स्पंज से परहेज़ करें। और इसी तरह फिर डिश को खुश्क करने वाला एक कपड़ा जो है वो भी साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है।
ये बड़ा ज़रूरी है कि उन कपड़ों को जरासीम से पाक रखा जाए, और बेहतर तो यही है कि रोज़ वो नया कपड़ा आप इस्तेमाल करें। और कौन सी जगह है जरासीम जहाँ पर होता है? अच्छा, जरासीमों की जरासीम वैसे ही जो है वो प्लूरल है जरसूमे का। जरसूमा इज अ सिंगुलर वर्ड और जरासीम इज प्लूरल। तो उसकी एक और पसंदीदा जगह जो है वो चॉपिंग बोर्ड्स है, यानी कि जिस पे हम रख के चॉपिंग करते हैं। चॉपिंग बोर्ड्स हैं और उन्हें भी साफ रखना चाहिए। गोश्त सब्जी वगैरह काटने के लिए मुख्तलिफ बोर्ड्स इस्तेमाल करें। ये बात पहले भी मैंने आपको प्रोग्राम में बताई थी, क्योंकि चिकन और गोश्त वगैरह में एक अलग किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आमतौर पे वो धुलते भी नहीं है, या वो अक्सर उनको ज़रा मेहनत करके साफ करना पड़ता है। अगर उसी चॉपिंग बोर्ड पे जिस पे आप गोश्त काट रहे हैं उसको आपने सब्जियों के लिए इस्तेमाल कर लिया तो फिर तो आपके पेट का जो हाल है वो आप ही बेहतर समझ सकते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। और तो सब्जी, उनकी छुरियाँ भी अलग होनी चाहिए, उनके चॉपिंग बोर्ड्स भी अलग होने चाहिए। कच्चा गोश्त इज अ नर्सरी ऑफ बैक्टीरिया, वो वाला जिससे कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है शदीद, और होती भी है लोगों को। तो उनकी छुरियाँ, उनके कांटे, वो सारी चीज़ें जिसके साथ कच्चा गोश्त लग रहा है, उन सारी चीज़ों को आप अलग करें और बाद में फिर उनको प्रॉपर तरीके से सफाई उनकी करें। अच्छा, फिर उबले हुए पानी में भी आप इसको साफ कर सकते हैं ताकि बैक्टीरिया से मुकम्मल निजात मिले। और लकड़ी वाले बोर्ड से परहेज़ करें। किचन सिंक की बात करें तो ये जगह भी जरासीमों से हटी हुई होती है। मुख्तलिफ बर्तनों पर मौजूद बैक्टीरिया जो है वो इसमें जमा होता है, उसको साफ रखना बड़ा ज़रूरी है। फिर बेकिंग सोडा और सिरके के ज़रिए उसे साफ रखते हैं, ये एक बड़ा इसकी ट्रिक है भाई, उससे साफ करें। इसके अलावा सिंक के जो नीचे पाइप होता है उसके आसपास होते हैं चूहे, वो अपनी आरामगाह बना सकते हैं। उनकी आरामगाह को आखिरी आरामगाह बनाएं, नज़र रखें उसके ऊपर भी। फ्रिज को साफ़ रखें, उसको साफ़ सुथरे और जो वो साबुन में जो भिगोया हुआ कपड़ा होता है ना, और दूसरे तीसरे दिन उसको साफ़ करें, खाली करें, उसमें स्मेल भी हो जाती है अक्सर। हाँ। अच्छा, फिर डस्टबिन की सफाई का ख्याल नहीं रखते बिल्कुल लोग। डस्टबिन वो खुले ना रखें, उनको ऊपर कवर वाला डस्टबिन होना चाहिए आपका। और किचन में तो ना ही रखे डस्टबिन भाई। नहीं, किचन में भी जाहिर है वो कटिंग कर रहे हैं, वो पील कर रहे हैं सब्जियों को, तो वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो किचन से भी आप फौरन डस्टबिन में फेंकते हैं। तो किचन का डस्टबिन होना चाहिए, उसको आप लिड वाले उसमें बॉक्स में रखें और उसमें आप शॉपर डाल दें। तो जो क्लीनिंग बैग्स होते हैं, शॉपर होते हैं, वो आप उसमें डालें। जब आपका काम खत्म हो जाए रात को, आप वो किचन का वो साफ करें डस्टबिन, उसमें नया शॉपर डालें और पुराना वाला जो है वो उठाकर आप बाहर फेंक दें। चलो जबरदस्त, ये हमने टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी, ये हमारा सेगमेंट टिप्स का हो गया। अब जरा देखते हैं कि जी एक चीज़ है, एक मामला है जिससे भौचाल आया हुआ है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, उनके ट्वीट ने बिल्कुल जो हंगामा बर्पा किया है वो सभी लोग उससे बड़े वाकिफ हैं। और उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि उन्होंने अपने अमले को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल वापस पार्लियामेंट भेजने का कहा था, मगर उनके अमले ने इनसे झूठ बोला और उन्होंने इस बात से ट्वीट से पाकिस्तान को आगाह किया और निज़ाम मुमलिकत एक बार लरज़ कर रख दिया है उन्होंने कि भाई ये हुआ क्या, आईनी बहरान पैदा हो गया। अभी एक तरफ वाइल वी वर डिस्कसिंग कि भाई उन्होंने क्या साइन किया नहीं किया, असेंट और डीम्ड असेंट की बात और चमगोइयाँ उस पर चल रही थी, हर बंदा मायरे कानून बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ हमने ये देखा कि कल एक और डेवलपमेंट हुई और उसमें ये हुआ कि जब वाइल वी वर टॉकिंग अबाउट द डिसेंट और असेंट और वो सारी चीज़ कि भाई कानून बना नहीं बना, उसके साथ ही स्पेशल अदालत फॉर्म कर दी गई। अब से उस स्पेशल अदालत में शाह महमूद कुरैशी साहब का मुकदमा जो है वो उनको पेश किया जाएगा। अब इस सारी सिचुएशन पर हम बात करेंगे कि उस स्पेशल अदालत का क्या स्टेटस है, क्या वो वाकई आईनी तौर पर तस्वुर की जाएगी या वो फिलहाल उस तरह से उसकी लीगल हैसियत कोई नहीं है। मैं भी कोई साइन वाइन कर दूं आप कहें तो, क्योंकि साइन करना बड़ा ज़रूरी है। साइन के बगैर चीज़ें फिर इधर उधर हो जाती हैं और चमगोइयाँ होती हैं। ये सिग्नेचर बड़ा ज़रूरी मामला है भाई, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके ऊपर बहुत हमारे पास जो आ रहा है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही है। ज़्यादातर जो वकला बरादरी है, जो माहिर कानून है पुराने, वो ये कह रहे हैं कि जी चूँकि सदर साहब ने दस्तखत नहीं किया है तो ये तो मामला लागू ही नहीं होता, एक बिल पास ही नहीं होता। और ये स्टेज 1 का मौका था। हाँ, अगर स्टेज 1 का मौका था, स्टेज 2 होता तो फिर वो डीम्ड असेंट जो है कि भाई उन्होंने साइन नहीं भी किया लेकिन 10 दिन के अंदर वो कानून जो है वो कंसिडर होगा कि वो बन गया, क्योंकि उन्होंने उस पर साइन नहीं किया और वो रखा अपने पास। लेकिन वो स्टेज 2 का मामला है। अब स्टेज 1 की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उसको मजीद कॉम्प्लिकेट कर देती है ये स्पेशल कोर्ट्स का बनना या स्पेशल अदालत का बनना, जिसमें कि इन सारे तरमीमी जो एक्ट्स हैं और बिल्स हैं, बिल्स तो नहीं है अब एक्ट उसको तस्वर किया जाना चाहिए वैसे तो, कि उनका इतलाक होगा और उनमें लोग जो हैं वो ट्रायल उनका चलेगा। लेकिन अब उस अपना अदालत का स्टेटस क्या है, ये भी एक सवाल है कि कल अदालत भी तश्कील दे दी गई। थोड़ा सा सब्र कर लेते, पहले एक मुअम्मे को सॉल्व करें फिर दूसरी तरफ जाएं। तो अब चीज़ें जो हैं वो हवा में मुअल्लक सी नज़र आ रही हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम जनाब। सर सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो सिग्नेचर नहीं हुआ, इस हवाले से जो हमारा आइन है वो क्या कहता है कि स्टेज 1 पर था मामला, सिग्नेचर नहीं हुआ, और अब उसकी हैसियत क्या है? क्योंकि एक तरफ से कहा जा रहा है कि मैंने साइन नहीं किया, दूसरी तरफ कहती है कि जी ये तो अप्रूव हो गया सब कुछ, अब तो कानून बन गया। देखें, साइन ना करने का मतलब ये है कि कानून नहीं बना, इसमें तो कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्ट्री ओपिनियन दे रहा है कि कानून समझा जाएगा कि बन गया, तो कानून का नहीं बनता, समझने से नहीं बनता कानून, कानून साइन करने से बनता। सो इन इफेक्ट जब साइन नहीं किया और ये अब कंफर्म हो गया है कि प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा कि मैंने साइन नहीं किया, वो वाकई साइन नहीं हुआ, क्योंकि अब हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लॉ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो नोटिफिकेशन हुई उसमें भी ये दोनों कॉन्फ्रेंस में भी और नोटिफिकेशन में भी इस बात का ड्राफ्ट कर दिया गया है कि उन्होंने साइन नहीं किया। तो साइन नहीं किया तो उन्होंने भेजा तो नहीं ना वापस? अगर वो वापस भेज देते तो इस बात की तस्दीक हो जाती कि जी ये वापस आया, अब इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में। जी बिल्कुल, एक गलती तो उन्होंने की, गलती ये की कि उनको चाहिए था, अब गलती किससे हुई ये पता नहीं, लेकिन गलती हुई कि ये वापस नहीं भेजा गया साइन एक कमेंट के साथ। साइन कहता है कि बिल अगर आए और उसको प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि अगर उसको नहीं मानते तो वो उसको भेज दें वापस कमेंट्स के साथ। वो नहीं किया गया, वो गलती कहाँ से हुई, वो दैट इज ये एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गलती हो गई और उसकी वजह से कानून बन गया। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक चीज और भी बताइएगा कि अब सारे लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी कहा था जब सदर साहब की ट्वीट आई थी कि भाई आप इस पे इंक्वायरी कॉल कर दें, आप करें जी इन्वेस्टिगेशन इसको करें। अब जाहिर है उन्होंने बयान दिया कि मेरे पर्सनल सेक्रेटरी या स्टाफ ने ये चीज़ नहीं की जो मैंने उनको कहा था करने को, लेकिन आगे से एक काउंटर बयान आया वकार अहमद साहब का, और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसपे मुझे शर्मिंदगी हो, और मैं अपना जो मौकफ है वो मैं साबित करूंगा कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी। तो अब ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात को भी सच मान लें, सदर साहब की गलती भी नहीं थी और जाहिर है उन्होंने अपने स्टाफ को कह दिया, वकार अहमद साहब भी साबित कर देते हैं कि उनकी भी गलती नहीं थी, तो फिर जाहिर है कोई तीसरा एलिमेंट यहाँ पर है ना, कोई और स्टाफ का मेंबर हो सकता है, कोई और सेक्रेटरी हो सकता है जिसने ये काम किया हो। तो क्या इंक्वायरी कॉल नहीं कर सकते सदर साहब? मेरा ख्याल है बिल्कुल करनी चाहिए उनको, क्योंकि ये तो एक पहली स्टेप होती है कि आप किसी को ट्रांसफर कर दें जिस पे आपको शक है, लेकिन जिसने भी गलती की एट द एंड सारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रेसिडेंसी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इंचार्ज प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको वो इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर वो नहीं करवाते तो कम से कम जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है हुकूमत की वो करा सकती है इंक्वायरी के कौन रिस्पॉन्सिबल था, एक ये वापस नहीं गया, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उनकी जो भी सजा है उनको जो भी इन्वॉल्व है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। सदर साहब का तो कोई मूड नहीं है, उन्होंने तो ट्वीट में लिखा बस माफ कर दे मुझे, और बस अल्लाह खैर सल्ला। तो अब तो इंक्वायरी नहीं होती फिर? मेरे ख्याल इंक्वायरी होनी चाहिए जी, इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बात है जो कि बड़ी हैरानकुन पोजीशन होती है। अगर हमारी कानून साजी में भी इस तरह की लैप्सेस होने लगे तो फिर वो दुनिया में हमारा मजाक बन जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज भी हुई कल, और वो ये हुई कि स्पेशल अदालत बन गई। अभी वाइल वी वर डिस्कसिंग कि अभी इसी का फैसला नहीं हुआ था कि भाई क्या ये कानून बना नहीं बना, साइन हुआ नहीं हुआ, अभी तो उसी मामले में हम सब गिरफ्तार थे। तो ये स्पेशल अदालत बन गई इन आईन और कवानीन के तहत कि जहां पर इनका इतलाक होगा। उस अदालत का क्या स्टेटस है? अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इसको जवाब देने से पहले क्या आपको बैकग्राउंड कंप्लीट? जी जरूर। बिल्कुल। वो कुछ ये भी कह रहे हैं, और आपका सवाल एक जेन्युइन हो सकता है कि अगर ये बात है कि अभी कानून नहीं बना तो फिर कानून किस तरह बनेगा? ये फिर इसका मतलब है कि बिल खत्म हो गए, प्रेसिडेंट के पास इतनी ताकत है कि पार्लियामेंट के बिल रोक दें? ये सवाल उठते हैं। पहले मैं उसका जवाब दे दूं, ऐसी बात नहीं है। आइन बड़ा वाजे है, वो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब या तो उसको मान लें, असेंट कर दें, साइन कर दें, तो कानून बन गया। अगर वो नहीं मानते, नहीं साइन करते और वापस भी नहीं भेजते, बेहतर तो ये है कि वापस भेज दें कमेंट के साथ, लेकिन अगर वापस भी नहीं भेजते तो फिर मामला जॉइंट पार्लियामेंट के पास चला जाता है। बिल्कुल। और जॉइंट पार्लियामेंट फिर उसको दोबारा देख के
तो भेज सकता है प्रेसिडेंट को, और फिर हमारा आइन कहता है कि अगर तब भी प्रेसिडेंट साहब साइन ना करें तो फिर वो समझा जाएगा कि वो साइन कर लिया, वो कानून बन जाएगा। तो ये एक क्लैरिटी है और इसमें कोई उबहाम नहीं होना चाहिए। अब आपका जो रेलिवेंट सवाल है अदालत के क़याम का, ये अदालत का, उसका जवाब फिर इसी में आता है कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक वो जो कानून, चूंकि कागज का टुकड़ा ही है, वो कानून नहीं बना तो उसके ऊपर किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकती। हाँ, आप जरूर जो पहला कानून था, जो अनअमेंडेड कानून था, क्योंकि तो अमेंडमेंट के आई था, इसकी कोशिश की गई, अगर इस अमेंडमेंट को निकाल दें पहले कानून के तहत तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अमेंडेड कानून के तहत नहीं हो सकती। यानी अमेंडमेंट का जो असर है वो नहीं आ सकता जब तक कि जॉइंट पार्लियामेंट ये कानून को वापस प्रेसिडेंट के पास ना भेजे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि ये जो सदर साहब ने कहा कि जी मैंने अपने स्टाफ से कहा कि वापस भेज दो और स्टाफ ने नहीं भेजा, और उन्होंने मुझे मेक श्योर किया कि हमने भेज दिया। हाँ, तो अब सदर साहब की जो वर्बल इंस्ट्रक्शन है वो साबित कैसे होगी? क्या लिख के दिया जाता है ये मामला, या ज़बानी कहने से जी मामला हो जाता है कि जी वैलिड है ये? देखिए जी, मेरी नज़र में आइडियली सब, यानी जो आइन का तकाजा है और रूल्स ऑफ बिजनेस का तकाजा है वो तो यही है कि प्रेसिडेंट साहब अगर वापस भेजेंगे या ऑर्डर देंगे तो फिर वो राइटिंग में देंगे, और अगर इंस्ट्रक्शन उनको ना फॉलो की गई हो तो उसको तो खुद ही फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ राइटिंग में होता है। ये वर्बल वाला जो प्रोसेस है, ये हमारी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ये इतना नहीं चलता। वर्बल कुछ नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं लेकिन आप उसके बाद उसको जरूर राइटिंग में डाल के उस पर साइन करते हैं। तो ये आई थिंक गलती कहाँ हुई है, कैसे हुई है, ये अब मैं नहीं इस पर कोई कमेंट कर सकूंगा, लेकिन जरूर ये प्रोसेस सही नहीं हुआ। प्रोसेस जो था, जो एक रीजनेबल प्रोसेस है, एक भेजने का कोई कार्रवाई किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में, वो बेसिकली लेटर के जरिए होती है, राइटिंग के जरिए। अब इसका मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या क्या होगा इसका आगे? देखिए, जहाँ तक तो कानून का ताल्लुक है उसको तो चैलेंज अभी नहीं, कानून क्या, ये कागज का टुकड़ा या नोटिफिकेशन जो है, इस पे अगर अमल दरामद हो रहा है तो इसको तो कोई भी चैलेंज कर सकता है। उसको पॉलिटिकल पार्टी भी चैलेंज कर सकती है, उसको इंडिविजुअल भी चैलेंज कर सकता है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो। तो वो सारे के सारे जो हैं वो मामले ये वाला कोई भी ले जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का फैक्टर है कि ये हुक्म क्यों नहीं माना गया प्रेसिडेंट साहब का, या उनके डायरेक्टिव फॉलो क्यों नहीं किए गए, वो मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है, वो कानून में नहीं, वो अदालत में नहीं किया। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। सिग्नेचरों और अदालतों के दरमियान की ये कशमकश है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।